कांग्रेस की फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत जी। मैं गौरव वल्लभ को जब वो कांग्रेस में भी थे तो थोड़ा सा मौका परस्त मानती थी। मीडिया को लगता है कि अरे भाई पप्पा के खिलाफ कोई ना बोले, प्रोपेगेंडा के पप्पा ने तो देखो और रिक्वाई दी उसकी बात। कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है वो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। तमाम ज्वलंत सवालों के बेबाकी के साथ जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं कपिल मिश्रा ने, जो उनका कहा कि वोट जिहाद एक बड़ा मुद्दा। अमित शाह जी बीते रोज बोले कि राहुल जी की नानी भी उतर के आ जाएं तो सीए को नहीं रोक सकती। अमित शाह हिंदुस्तान की राजनीति में सस्ते और हल्केपन के द्योतक हैं। जीरो आपको मुस्लिम शब्द मिलेगा। प्रॉब्लम यहाँ सवाल ये उठने लगते हैं तब जब आपसे कांग्रेस के किसी भी लीडर से जब कोई सवाल पूछा जाए बीजेपी को लेकर, तो वो बस एक कोट हमेशा दोहराते आ रहे हैं कि मीडिया चरण चुंबक है, चरण वंदना कर रहा है। आप सामने बैठी हैं किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने, तो आपसे सवाल बनता है। जिस दिन बीजेपी का यहाँ पर बैठेगा उससे भी उस तरह के ही सख्त सवाल होंगे। शहंशाह वाटनगर का मगरमच्छ से लड़ने वाला। इधर आप टेम्पो कर रही हैं, उधर वो वोट जिहाद चिल्ला रहे हैं। क्या कांग्रेस विरासत टैक्स के समर्थन में है? कि मैं बार बार राहुल गांधी जी के पास गया कि भाई राम मंदिर का समर्थन कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि शांत बैठिए। राम मंदिर का था इनॉग्रेशन, हम गए वहां पर, मैं गई, दीपेंद्र हुड्डा गए। अरे कांग्रेस आ जाएगी, भैंस ले लेगी, कांग्रेस आ जाएगी, आपका टिफिन ले लेगी, कांग्रेस आ जाएगी, मटर पनीर का पनीर ले लेगी। ये एनआरसी का विरोध कर रही है कांग्रेस, जो घुसपैठिए हैं उनके समर्थन में है कांग्रेस। और ये कहना कि आपके मंगलसूत्र को लेके किसी और को दे दिया जाएगा, ये बड़ा घटिया था। मुझे कभी कभी उनमें एक बेहद महिला विरोधी आदमी नजर आता है। तो मोदी जी सबसे पहले लपक के पहुंचते हैं फोटो खिंचाने, हाथ मिलाने। पीएम मोदी की 3 अच्छाइयां, 3 बुराइयां क्या है? जैसे आजकल आईपीएल बहुत चल रहा है, तो क्या आप आईपीएल फॉलो कर रही हैं? राष्ट्रवाद पर आपकी क्या राय है? आपकी राहुल गांधी शादी कब करेंगे? 3 वजह है जो अगर इंडिया ब्लॉक जीत जाता है रिजल्ट आने के बाद। इस बार अटकलें थी कि आपको महाराजगंज से दोबारा चुनाव टिकट मिल सकता है। आपका एक ट्विटर पर कोट आता है, मंडी में क्या भाव चल रहा है। कंगना रनौत को लेकर आपने कोट किया कि कांग्रेस आला कमान की ओर से सुप्रिया श्रीनेत जी पर कार्रवाई हुई है। इस तरह की बयानबाजी भारी पड़ गई भाई सुप्रिया श्रीनेत जी को। अडानी महंगे दाम पर घटिया क्वालिटी का कोयला देश में बेचता है, घटिया क्वालिटी के कोयले से वायु प्रदूषण होता है। देश जादूगर यहाँ पर 2 है, अडानी और मोदी। योगी जी का हालिया कोट कि पीओके 6 महीने के अंदर इंडिया में होगा। पीओके इंडिया में होना चाहिए। का है, होगा का क्या मतलब है? इसके लिए 400 पार चाहिए आपको। नेहा राठौर के बारे में कहा जा रहा था कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से उन्हें अटकलें थी कि टिकट मिलेगी। राहुल गांधी और खड़गे में बेहतर अध्यक्ष कौन? राहुल जी ने अमेठी सीट क्यों छोड़ी है? सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ आपकी बहुत ज्यादा बहस होती है, हम लोग देखते हैं, और मजा भी आता है दोनों के तर्क जो होते हैं। तो ऑफ कैमरा फिर कैसे रिलेशन है? यू आर सो ब्यूटीफुल। खटाखट आपके अकाउंट में 8,500 आएगा या 6 महीने में पीओके हमारा हो जाएगा। अगले कुछ सालों में भारत विश्व गुरु कहलाएगा या देश का बुजुर्ग 1,000 महीना पेंशन खाते में डलवाएगा। भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा या वो कैशलेस बीमा योजना के तहत 25 लाख का इलाज मुफ्त करवाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंक वाजपेयी हूं और खरी खरी का ये सेगमेंट है, इंडिया डेली का शो है। और शुरुआती श्रृंखला में जो मैंने बात की वो बीजेपी का घोषणा पत्र वर्सेस कांग्रेस का घोषणा पत्र है। इसी घोषणा पत्र से रिलेटेड तमाम सवालों के बेबाकी के साथ जवाब देने के लिए आज हमने अपने साथ जोड़ा है कांग्रेस की फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन है, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत जी। तमाम ज्वलंत सवालों के बेबाकी के साथ जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत स्वागत सुप्रिया जी, वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तमाम ज्वलंत मुद्दों पर बात होगी सुप्रिया जी। पहले लेकिन ये बताइए आप कि कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड हैं आप, पिछले कालांतर में कांग्रेस के सोशल मीडिया वाइज कितना वो स्ट्रांग हुई है बीजेपी के जो आईटी सेल का अटैकिंग मोड है? नहीं, नंबर्स पर तो मैं आपको बता ही दूंगी, लेकिन मैं जहां जाती हूँ वहां पर लोग बहुत तारीफ करते हैं। लोगों को लगता है कि हम आक्रामक भी हैं और हम तथ्यों से भी नहीं हटते हैं। हम बीजेपी की सोशल मीडिया और कांग्रेस की सोशल मीडिया में कोई कंपैरिजन देखिए हो नहीं सकता है, क्योंकि हम एक सोशल मीडिया टीम चलाते हैं, हम एक सोशल मीडिया सेल चलाते हैं, आईटी सेल, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चलाते हैं। वहां पर एक फेक न्यूज फैक्ट्री चलती है।
बीजेपी की जो आईटी सेल है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के बयान काट छाट कर, लोगों के बारे में दुष्प्रचार करके, लोगों के झूठ बुलवाकर सिर्फ वही चलाती है। उनके बड़े बड़े नेता झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं, मैनिपुलेटेड मीडिया में पकड़े जाते हैं, उनके मंत्री, उनके सांसद झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने का काम तो खुद प्रधानमंत्री जी शुरू करते हैं। तो मेरा अपना मानना है कंपैरिजन बहुत गलत है। लेकिन अगर आप कांग्रेस और बीजेपी के सोशल मीडिया एंगेजमेंट्स को देखिएगा, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स को देखिएगा, तो हमारे कई गुना उनसे ज्यादा है। और यही मेरे नेता का भी है। मोदी जी के फॉलोअर्स भले ज्यादा हो, देख 400 लोग रहे, राहुल गांधी को देख 4 लाख लोग रहे, तो मुझे लगता है कि ये जो कंपैरिजंस है ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि क्या आप लोगों की बात कर रहे हैं या लोगों के ऊपर अपने मन की बात थोप रहे हैं। तो बीजेपी जो है वो वन वे कम्युनिकेशन करती है लोगों से। कांग्रेस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी की, महंगाई की, आर्थिक असमानता की, महिलाओं की, किसानों की, श्रमिकों की बात कर रहे हैं, तो लोग हमारी बात सुन रहे हैं। और सुनने का जो प्रतिबिंब है, जो उसका रिफ्लेक्शन है, वो क्लियरली हमारे सोशल मीडिया एंगेजमेंट्स में दिख रहा है। तो मेरा अपना मानना है कि आप मुद्दों की बात करिए, तथ्य के साथ करिए, पूरी निडरता से करिए, बेखौफ होकर आंख में आंख डाल के करिए, वो चलेगा और वो चलता है। ठीक है, आप तथ्यों की बात कर रही हैं कि नहीं, ये तो आगे बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल कुछ मुख्य धार के कितना जानते हैं, लेकिन मेरे जी मैं उस पर बात करूंगा। मेरे विरोधी भी इस बात को कहते हैं कि मैं सिर्फ बहुत तथ्यात्मक बात करती हैं जी, ये बिल्कुल मीडिया भी स्वीकारता है, लेकिन उस बारे में डिटेल में बात होगी। फिलहाल अभी मुख्य धार के कुछ सवाल। प्रशांत किशोर जी हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं। बीते रोज उनका कोट कि 300 पार बीजेपी, 300 के आसपास बीजेपी जा रही है, क्या कहेंगी? मैं अमूमन कंसल्टेंट्स की बात का जवाब नहीं देती हूँ। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं राजनीतिक लोगों की बात का जवाब देती हूँ। ट्विटर पे तो आप ट्वीट कर रही हैं। मैं बोल रही हूँ जी, मेरा अपना मानना है कि जो व्यक्ति अपना कंसल्टिंग फर्म नहीं बचा पाया वो हमें क्या राय दे रहा है, छोड़िए उस बात को। हर बार जब बीजेपी संकट में होती है तो कुछ लोग संकट मोचन की भूमिका निभाते हैं। सबको पता है कि बीजेपी के 150 पार होने के लाले पड़े हैं, देखेंगे खींचतान के वो 200 पहुंच पाते हैं कि नहीं। संकट मोचन बनकर वो लोग आ जाते हैं जो पहले घोषित रूप से संभालते थे बीजेपी को, अब अघोषित रूप से करते हैं। लेकिन पानी पिलाने का काम उनको कुछ पत्रकार कर देते हैं। पत्रकार कहते हैं आपकी घोषणाएं आपके गलत है, आपने कहा था हिमाचल में राउट होने जा रहा है कांग्रेस का, वो भर गए। असलियत ये है कि चाहे वो हिमाचल हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, हर जगह आप बीजेपी या बीजेपी की बी टीम का ही परचम लेकर चलते हैं। और हर जगह जब हम जीतते हैं तो आप बातों के तले उंगली जमा देते हैं। जिसका आप नाम ले रहे हैं, मैं कंसल्टेंट्स का नाम नहीं लेती हूँ, मुझे लगता है मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं राजनीतिक लोगों पर टिप्पणी करती हूँ। मेरा अपना मानना है कि जिस व्यक्ति का इस समय उन्होंने परचम उठाया हुआ है और स्टूडियो जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, मेरी भी कुछ सोर्सेज है, मैंने भी 20-22 साल मीडिया किया है, पीएमओ से डायरेक्ट फोन आ रहा है कि कहाँ जाकर किसको इंटरव्यू देना है। अब वो गलती से करण थापर जी के पास पहुंच गए, सिलेबस के बाहर का सवाल आ गया, बिफर गए। असलियत ये है कि जमीन पर अगर आप जाइए, स्टूडियो की चकाचौंध और स्टूडियो में बुलाए वो चरण चुंबक गेस्ट और वो चरण वंदन करते हुए एंकर, भले आज भी अभी मोदी मोदी करें, सड़क पर जो व्यक्ति चल रहा है उसने मन बना लिया उखाड़ फेंकने का, और उसके चलते लाले पड़ गए मोदी जी के। तो ऐसे व्यक्तियों के बात पर मैं टिप्पणी नहीं करती हूँ, क्योंकि उनकी बहुत सारी जो भविष्यवाणियां सो कॉल्ड होती है वो बहुत गलत हुई है। हमें जो जमीन पर देखने को मिल रहा है वो पूरी तरह से शीशे की तरह साफ है। और मेरा अपना मानना है कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो घोषित अघोषित की लाइन में लोग चलते हैं, ये लोग कुछ कभी कभी उनके खिलाफ बोल देते हैं जिससे कि ये क्रेडिबल बने रहे। भाई ये तो बड़े बड़े पॉलिटिकल कंसल्टिंग के काम करते थे, इनके खिलाफ तो कभी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स नहीं गई, इन्होंने तो मोदी जी को 1-2 बार दिखावे के कुछ कहा, कभी एजेंसी मैडम ऑब्जेक्शन सवाल पर तब उठने लगेगा, अब आपका ये बयान जब जाएगा ऑन एयर तो कोर्ट विरोधी आपके ये करेंगे कि प्रशांत किशोर पीके कभी राहुल गांधी के भी खास सहयोगी थे, आज उनकी प्रवक्ता कह रही हैं कि इन लोगों और यही कारण है कि रणनीतियां हवाई हैं। कोई कारण होगा कि आज नहीं है, कोई कारण होगा कि एड़ी चोटी का जोर लगाने कारण के तो बाद ये हो सकता है कि वो हवा की ओर बह के चले गए। नहीं, मुझे लगता है कि कोई कारण होगा, कोई कारण होगा कि वो आज राजनीतिक सहयोगी नहीं है, कोई कारण होगा कि एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी कांग्रेस ने पटकने नहीं दिया, कोई कारण तो होगा। राहुल गांधी लोगों की बड़ी अच्छी परख रखते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जिस महाशय का आपने नाम लिया और बहुत सारे अन्य लोग, उनको शायद राहुल गांधी जी ने दुनिया से पहले पहचान लिया था। सुप्रिया जी नाम नहीं ले सकती लेकिन ट्वीट उनके बारे में कर सकती हैं। मैं नाम लेने में मैं किसी से डरती थोड़ी हूँ, लेकिन मैंने आपसे एक बात की और मैंने कोई ट्वीट भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा कि
मैं पॉलिटिकल पर्सन हूं, मैं हिंदुस्तान की सबसे पुरानी सबसे बड़े राजनीतिक दल की CWC की मेंबर हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेड हूं। बीजेपी के किसी नेता पर सवाल करिए, छोटे से छोटे नेता पर भी करेगा, मैं जवाब दूंगी। जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में नहीं है उस पर मैं क्यों जवाब दूं? अब आप कल को अपने किसी सहयोगी को खड़ा करके उस पर पूछने लगे, मुझे क्या यार, मैं क्यों जवाब दूं? ठीक है, आप प्रशांत किशोर पर जवाब नहीं देंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो देंगी, जो कि आपका कल का कोट कि मोदी जी पर उम्र का असर है या फिर मानसिक दिवालियापन। आपका ये वक्तव्य पहले तो ये स्पष्ट कीजिए कि प्रधानमंत्री जी के लिए है या फिर किसी पार्टी विशेष के नेता के लिए मानसिक दिवालियापन। कहने में मैं तो हर वक्त कहती हूँ कि मोदी जी पर मुझे लगता है उम्र का तकाजा दिखने लगा है। जिस तरह से वो जामिया मिलिया इस्माइलिया कह देते हैं, जिस तरह से वो तलमिया नाडू कह देते हैं, जिस तरह से वो कभी कभी बेटी बचाओ बेटी पटाओ कहने लगते हैं, स्लिप ऑफ टंग मैडम, ये तो आपके समर्थक भी मानेंगे। मोदी जी का होता है तो बड़े प्यार से आप लोग स्लिप ऑफ टंग। नहीं, मैं उनसे भी सवाल पूछता हूं, उनसे भी। जब हमारे किसी नेता का हो जाता है, हमसे कभी हो जाता है, तो हमें तो नोच लेते हैं आप लोग, हमारी तो लिंचिंग कर देते हैं। ये जो दोहरा मापदंड है ना मीडिया का, ये मेरे साथ नहीं चलेगा। किया है मैंने काम। खैर, अब आपने मुझसे एक सवाल पूछा था मोदी जी पर। मेरा अपना मानना है कि मोदी जी का जो स्लिप ऑफ टंग है, बार बार लड़खड़ाना, गठबंधन नहीं बोल पा रहे हैं, जामिया मिलिया जैसे मैंने बोला, तमिलनाडु, ऐसे तमाम वक्तव्य हैं उनके, अभी पार्लियामेंट के रीसेंट वक्तव्य हैं। तो मेरा अपना मानना है कि मोदी जी ने 5 चरण का ये चुनाव हो चुका है, राइट। 5 चरण के चुनाव में हमने उनके अलग अलग रूप देखे। पहला उनका क्या रूप था? चुनाव शुरू हुआ, 10 साल प्रचंड बहुमत की सरकार चलाई थी, आते डंके की चोट पर अपने वोट, काम के नाम पर वोट मांगते। पहले चरण में उन्होंने मुस्लिम लीग, मीट, मटन, मछली। दूसरे चरण में मंगलसूत्र और भैंस पर आ गए। तीसरे चरण में आते आते अपनी ही आंखों की पुतली, अपने जिगर के टुकड़े अंबानी और अडानी के लिए कह डाला कि बोरों में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर वो काला धन बांट रहे हैं। अब ये अलग बात है कि वो टेम्पो रुक ही नहीं पा रहा है, किसी ईडी सिवाय इनकम टैक्स को मिल ही नहीं रहा। चौथे चरण में आते आते मोदी जी ने कहा गजनी बनूंगा अब मैं। गजनी बनने में क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी आमिर खान के किरदार में आ गए। अब मैं सब भूल गया, मैं तो हिंदू मुसलमान करता ही नहीं हूँ, मैं करूं तो मैं रहने योग्य ही नहीं हूँ सार्वजनिक में। अरे जिस व्यक्ति का वजूद ही हिंदू मुसलमान करके है, जो हर रैली में कपड़े से लोगों को पहचानने की बात करता है, जो एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलता है, वो ऐसी बात करता है और कुछ ही घंटे में वो फिर से हिंदू मुसलमान कर लेता, तो गजनी बने। और 5वां चरण आते आते मोदी जी ने अपने आप को धर्म के स्वयंभू ठेकेदार के रोल से हटाकर ईश्वर का रूप बता दिया। उन्होंने बहुत सारे टीवी इंटरव्यूज में कहा कि मुझे ऐसा लगता है मैं तो बायोलॉजिकल पैदा ही नहीं हुआ हूं, मैं ईश्वर का दूत भेजा गया हूं और मेरे अंदर दैवीय शक्तियां हैं। तो इन सब बातों को सुनकर आपको क्या लगता है? पहले उन्होंने बोला आपका मंगलसूत्र और भैंस छीन के कांग्रेस भाग जाएगी। कल वो मैं सुन रही थी, बोल रहे थे कि कांग्रेस जो है वो बिजली का कनेक्शन काट देगी, अंधेरा कर देगी। फिर उन्होंने शायद कहीं पे कहा कि आपके बैंक अकाउंट बंद करके आपका पैसा ले लेगी। तो अब अगला मोदी जी क्या कहेंगे? आपके बच्चे के टिफिन से एक सैंडविच चुरा लेगी, आपके बाहर की घंटी घर की बजा के भाग जाएगी, आपके गेट पे पड़ा हुआ दूध का पैकेट, ठीक है मैडम, ये तो आपने ट्वीट कर दिया, पढ़ लिया ये लोगों ने, पनीर खा लेगी, आपके नेटफ्लिक्स का पासवर्ड शेयर कर लेगी। मुझे ऐसा लगता है ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 140 करोड़ लोगों का भविष्य, इस देश की दशा, इस देश की दिशा तय करने वाला यह चुनाव है। और इस देश का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है? मुझे आप पॉलिटिकल भूल जाइए, आप भूल जाइए मैं कांग्रेस से हूं, आप भूल जाइए मैं राजनीति में हूं, मैं सोशल मीडिया की हेड हूं, मैं प्रवक्ता, सब कुछ भूले। मुझे एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कंसर्न हूं कि ये क्या नैरेटिव है इस देश के प्रधानमंत्री का। मुझे दुख इस बात का है कि 140 करोड़ लोगों के देश का प्रधानमंत्री चुनाव आने पर क्या हो गया उन्हें? ये क्या बोल रहे हैं मोदी जी? भक्त उनको भक्त बोल रहे हैं, भगवान जगन्नाथ उनके भक्त हैं, वो खुद अपने आप को बता रहे हैं मैं ईश्वर का दूत। क्या हो गया आपके वक्तव्य में सवाल मेरा ये था कि विरोध करना एक जायज लोकतंत्र का हक है, लेकिन जब मानसिक दिवालिया, मानसिक पागल जिसे कहें, आप इस तरह की शब्दावली जब कोट करती हैं तो आपके समर्थक और विरोधी दोनों ही कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए विरोध करना चाहिए। बहुत अच्छी नसीहत आप दे रहे हैं जी। अब आप कहेंगे कि पप्पू या ऐसे शब्द का इस्तेमाल होना, नहीं, मैं महिला हूं। प्रधानमंत्री पद की गरिमा तब कहां हुई थी जब इस देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़ा होकर 48 पन्ने के हमारे 15,329 शब्दों के हमारे मैनिफेस्टो पर झूठ बोलता है। प्रधानमंत्री मुस्लिम लीग की बात करता है, प्रधानमंत्री एक समुदाय विशेष को कहता है जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो घुसपैठियां हैं।
अरे गरिमा तो आपको उतनी तब मिलेगी जब आप अपनी रखिएगा। आप मेरी अध्यक्षा को मेरी मां समान लीडर को कहते हैं कांग्रेस की विधवा। 33 साल जिस महिला ने वैधव्य झेला, जो एक शहीद की विधवा, आप उसको कांग्रेस की विधवा कहेंगे? आप एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहेंगे? आप कहेंगे एक पूर्व प्रधानमंत्री को वो रेनकोट पहन के नहाते हैं? और आप मुझसे उम्मीद करिएगा कि मैं गरिमा कहूंगी? मैं एक भी शब्द, एक मिनट, मैं एक भी शब्द ऐसा नहीं कहती हूं प्रधानमंत्री के लिए जो अनपार्लियामेंट्री हो। मानसिक दिवालियापन में क्या अनपार्लियामेंट्री है? दिक्कत की बात क्या हो गई है, इतना चरण वंदन करने लगा है मीडिया इतना बड़ा चरण चुंबक बन चुका है, इतना महामानव की प्रार्थना करता है कि मीडिया को लगता है कि अरे भाई पप्पा के खिलाफ कोई ना बोले। प्रोपेगेंडा के पप्पा ने तो देखो बहुत रिक्वाई थी, उसकी बात हो। देखिए मैडम, आपको यहाँ रोकना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा यहाँ पर। प्रॉब्लम यहाँ सवाल ये उठने लगते हैं तब जब आपसे कांग्रेस के किसी भी लीडर से जब कोई सवाल पूछा जाए बीजेपी को लेकर, तो वो बस एक कोट हमेशा दोहराते आ रहे हैं कि मीडिया चरण चुंबक है, चरण वंदना कर रहा है। आप सामने बैठी हैं किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने, तो आपसे सवाल बनता है। जिस दिन बीजेपी का यहाँ पर बैठेगा उससे भी उस तरह के ही सख्त सवाल होंगे। आप सवाल वो पूछिए जो उस लोकतंत्र के लिए अच्छे हो। आप सवाल वो पूछिए जहां पर आपको लगे कांग्रेस गलत है। आप सवाल वो पूछिए जहां पर रोजगार की बात हो, महंगाई की चर्चा हो। आप सवाल अगर मुझसे ये पूछिएगा कि भाई प्रधानमंत्री के लिए आपने ऐसा क्यों कह दिया, तो प्रधानमंत्री ने हमारे लिए ऐसा क्यों कहा, मैं तो पलट के पूछूंगी ना। ठीक है, आपका पलटवार है, ठीक है, पॉइंट टेकन। आपने गरिमा की बात करी, मैं कह रही हूं मैं प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का बहुत सम्मान करती हूँ। मैं उनको कभी भी या तो मोदी जी कहती हूँ, या नरेंद्र मोदी कहती हूँ, या प्रधानमंत्री मोदी कहती हूँ। मैं तो उनको नहीं कहती शहंशाह, मैं तो उनको नहीं कहती वाडनगर का मगरमच्छ से लड़ने वाला, मैं तो नहीं कहती ये सब बातें हमने सुनी है। दिक्कत की बात क्या है कि एक नैरेटिव जो मीडिया ने बनाया है, जो बहुत जुदा है जमीनी हकीकत से, वो नैरेटिव ये है कि आप उनको छू नहीं सकते। प्रधानमंत्री को हम नहीं छू सकते, लेकिन एक पूर्व प्रधानमंत्री को रेनकोट पहन के नहाना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, नाजायज है, बिल्कुल। कितनी भर्त्सना करी। बहुत सवाल पूछे। मीडिया पर एक बात प्रियांक जी मैं जरूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मीडिया से आई हूँ, तो मैं ये बात थोड़े दमखम से कह सकती हूँ और थोड़ी जिम्मेदारी से कह सकती हूँ जी। देखिए, मीडिया तो इस देश का हमने तब भी देखा है जब निर्भया हुआ, और हर मीडिया वाले को पता था कि दिल्ली पुलिस एक्ट कर रही है। हर मीडिया वाले को पता था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया जी 2:30 बजे रात को टारमैक पे खड़े थे जब निर्भया को इलाज के लिए लिया जा रहा था। 3 बजे अनफॉर्चुनेटली जब उसकी डेथ हो गई, जब वो लौटे, तब भी प्रधानमंत्री और सोनिया जी टारमैक पे खड़े थे। उसके भाई को हम में से बहुत लोगों को पता था कि राहुल जी ने पढ़ाया। हम में से तो किसी ने कहा कि रिपोर्ट करो उसको, धीमे से प्लांट कर दो, एक स्टोरी चलाओ। ये तो दुनिया को तब पता चला जब निर्भया की मां ने बताया, लेकिन तब हम सवाल करते थे। मुझे याद है मैंने कितने शो किए थे ये जानते हुए कि सरकार काम कर रही है। अब मैं जब मणिपुर होता है और मणिपुर के बाद जब मैं शो पर जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि आज मीडिया आक्रामक होगा। लेकिन मेरे देश का मीडिया मुझसे कहता, ये नहीं कहता कि आदमखोरों की भीड़ ने 2 औरतों को नोच लिया। और मैं बड़ी उद्वेलित थी उस दिन, मुझे एक औरत होकर लगा मुझे नोचा गया। मैं शो में गई और 2-3 शो में उस दिन मैं गई, और मेरे देश का मीडिया ये चर्चा नहीं कर रहा ऐसा क्यों हो गया, या ये चर्चा नहीं कर रहा है कि 76 दिन तक चुप क्यों थे, या ये चर्चा नहीं कर रहा है कि सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा रहा है, ये चर्चा नहीं कर रहा कि 36 सेकंड ही प्रधानमंत्री क्यों बोले, कहाँ है महिला आयोग, कहाँ है महिला बाल विकास मंत्री। मेरे देश का मीडिया सवाल पूछ रहा है। पार्लियामेंट से जस्ट पहले ये वीडियो आया, टाइमिंग को देखकर आपको क्या लगता है? तो मुझे दिक्कत होगी ना, जब मेरे देश का मीडिया चुप रहता है पेपर लीक पर, चुप रहता है किसानों को पिटते देख के, 700 किसानों की शहादत के बाद जब काले कानून वापस लेने पड़े और देश का मीडिया चुप रहता है, तो मैं मीडिया पे सवाल उठाऊंगी ना, क्योंकि मीडिया छोटी मोटी चीज नहीं है। मीडिया इस देश के लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है, और वो पूरा देश के लोकतंत्र को आप गलत मानती हैं? कोई भी मीडिया संस्थान, ऐसा लगता है लोकतंत्र का वो स्तंभ के अधिकांश अंश मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ठीक है, आपने अपना व्यू पॉइंट दिया और प्रधानमंत्री को लेकर जो वक्तव्य था उस पर स्पष्टीकरण दिया, पॉइंट टेकन। आजकल टेम्पो के आधार पर राहुल गांधी बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं, कोट कर रहे हैं लगातार, कांग्रेस का टेम्पो वर्सेस बीजेपी का टेम्पो। क्या टेक है आपका इसको लेकर? भाई, टेम्पो की बात तो शुरू मान्यवर ने ही करी थी, प्रधानमंत्री ने ही टेम्पो को डायलॉग में लाए थे। प्रधानमंत्री ने ही कहा था कि अडानी और अंबानी बोरों में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। अब देखिए, ये बात है डिफरेंस की। इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, इस देश का प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी बात कह रहा है, काले धन की बात कह रहा है, 2 लोगों का नाम लेके कह रहा है कि ये लोग टेम्पो में भर भर के बांट रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को सांप सूंघ गया। एक शो मीडिया में नहीं, मुझे लगा चलो आज तो शोज होंगे इस पे। अरे एक शो नहीं, पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं,
बीजेपी की तरफ से सुलटपक सन्नाटा, मीडिया को साफ सूंघ गया, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स छुट्टी पे चले गए। तो भाई जब आपने टेम्पो पकड़िएगा तो हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी आप कार्रवाई करिए, बीजेपी भले किनारा कर ले, हम आपके साथ खड़े, लेकिन मोदी जी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मोदी जी की दिक्कत क्या है, राहुल गांधी का जो मन में आज आ जाए वो मोदी जी से कहलवा सकते हैं। उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि मैं लगातार अडानी अंबानी का नाम लेता हूं, नरेंद्र मोदी नाम नहीं ले सकते, लो मोदी जी ने नाम ले दिया। अब ये अलग बात है कि पैतरा थोड़ा उल्टा पड़ गया। मैं एक बात यहाँ पे आपसे और कहना चाहती हूँ, कल राहुल जी हरियाणा में थे, उन्होंने एक टेम्पो देखा, उसमें कुछ बेरोजगार जा रहे थे, वो चढ़ गए उस टेम्पो पे। तो हमारा जो टेम्पो, उन्होंने बात करी उन लड़कों से, उन्होंने बताया अग्निवीर से क्या क्या समस्याएं हैं, ठेके पर सेना की बात कर रहे हैं, 4 साल में रिटायर कर देंगे, मुद्दों पर बात की। तो हमारा जो टेम्पो है वो न्याय का टेम्पो है, वो रोजगार का टेम्पो है, वो लोगों का टेम्पो है। आपके टेम्पो में बड़ा बड़ा काला धन भरा है, लेकिन वो टेम्पो गायब हो गए, टेम्पो कहाँ चले गए, टेम्पो के चेसिस नंबर नहीं मिल रहे, कैसे ढूंढा जाएगा वो टेम्पो, ये तो मोदी जी बता पाएंगे। ठीक है। और बीजेपी आजकल वोट जिहाद के आधार पर, इधर आप टेम्पो टेम्पो कर रही हैं, उधर वो वोट जिहाद चिल्ला रहे हैं। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन के इंक्लूडिंग कांग्रेस वोट जिहाद के आधार पर कांग्रेस वोट मांग रही है जगह जगह जाकर। क्या होता है वोट जिहाद? इतनी बेहूदी और वाहियात बातें चुनाव में कहना, ये कौन सी बातें हैं? ये कौन सी बातें हैं? आप धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बनेंगे, लेकिन जब चुनावी चंदा लेने का वक्त आएगा, चंदा दो धंधा लो और वसूली रैकेट का, तो आप बीफ कंपनी से पैसा लेंगे। आप बात करें, ये कौन सा जिहाद की बात हो रही है? अरे भाई, मैं तो डंके की चोट पर बीजेपी के प्रवक्ताओं से, उनके सांसदों से, मंत्री से और खुद प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि एक बार छठा चरण आ गया प्रभु, 25 तारीख को छठा चरण आ जाएगा। एक बार तो रोजगार का, एक बार तो महंगाई का, एक बार तो आर्थिक असमानता की बात करिए, क्यों नहीं करते? बंगाल की एक कांग्रेस समर्थित एक्टिविस्ट थी, उसका बयान बीते रोज वायरल हुआ था कि वोट जिहाद करिए, आप इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट दीजिए। बयान काफ़ी वायरल हुआ। उसके बाद कपिल मिश्रा बीजेपी के सामने आते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस एक एजेंडा चला रही है धर्म विशेष को एक साथ करके, कि आप एक साथ होइए और बीजेपी को सत्ता से। कांग्रेस से सवाल पूछा जाएगा हमारे किसी समर्थक का, बीजेपी से प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, बीजेपी अध्यक्ष का सवाल पूछिए ना, कोई शो ही नहीं हुआ। बीजेपी अध्यक्ष ने इतनी बड़ी बात बोल दी, हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं है, हम बहुत सक्षम हैं। सिर फुटौल, मतलब वो खींचातान मची हुई है। विपक्ष के 2 नेता मतभेद, लोकतांत्रिक मतभेद के चलते अगर कुछ कह दे तो 72 घंटे की टीवी साइकिल तय हो जाती है। 1 मिनट, 72 घंटे की टीवी साइकिल तय हो जाती है। यहाँ पर इतनी बड़ी बात कह दी है, सुई टपक सन्नाटा। जो साहब कहेंगे, जो खर्रे पे आ जाएगा व्हाट्सएप। ये सवाल तो उनसे बनता है, जब वो सामने बैठे होंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन ये सवाल मीडिया पे सवाल पूछा था ना, तो मैं फिर दोबारा उस बात पे जा रही हूँ। ये सारे मुद्दों पर बहस नहीं होती है, चर्चा नहीं होती है। चर्चा हो जाएगी अगर हमारे, जैसे आपने कहा कांग्रेस, क्या बोला था आपने, कोई समर्थक हमारा कांग्रेस, मैं उनकी बात पे मैं क्यों जी उनके कोर्ट पर सवाल नहीं था, सवाल कपिल मिश्रा ने जो उनका कहा कि वोट जिहाद एक बड़ा मुद्दा है। का वो ओहदा है कि उनकी बेसिर पैर की बातों का मैं जवाब दूं, ये बेवकूफी की बात है। ठीक है, मैं चाहता हूं अब अपना नजरिया कांग्रेस छोड़ चुके कुछ नेताओं पर रखें। आचार्य प्रमोद कृष्णम हो गए, गौरव वल्लभ छोड़ के चले गए, गुलाम नबी आजाद, जो भी वो कहते हैं मैंने छोड़ दिया, आप कहते हैं उन्होंने निकाल दिया, गुलाम नबी आजाद हो गए, जितिन प्रसाद हो गए, तमाम नेताओं की फेहरिस्त है। क्या कुछ असहमति हो रही है संगठन के अंदर? मैं आपको 2-4 चीजें बताती हूँ, और वो 2-4 चीजें जो है वो तस्वीर को थोड़ा साफ कर देंगी। एक जबरदस्त माहौल इस देश में दिख रहा है, और वो माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। वो माहौल उन लोगों का है, वो उन युवाओं का है जो राहुल गांधी को एक आशा, एक उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। आज राहुल जी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की एक कंस्टिट्यूएंसी में थे, वहां पे एक औरत ने आके कहा कि मेरे पति की डेथ हो गई, 4 बच्चे हैं, आप ही मेरी उम्मीद है। उन्होंने कहा तो आप मेरी जिम्मेदारी है। ऐसी बातें आपको दूसरी तरफ से नहीं सुनाई देती। तो मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की राजनीति करना या विपक्ष की भी राजनीति करना आज बहुत मुश्किल है। और मैं बताती हूँ क्यों मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि या तो आपको इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई की रेडें झेलनी पड़ेंगी, फर्जी के केसेस झेलने पड़ेंगे, फर्जी मुकदमे आपके ऊपर कर दिए जाएंगे, या तो आपको बीजेपी की ट्रोल आर्मी इतना आपके खिलाफ दुष्प्रचार करेगी, या आपके परिवार तक को, मतलब मेरे बच्ची को भी नहीं बख्शा जाता है अगर मैं कुछ बोलती हूँ। अरे दम है सीने में, अगर कलेजा है तो मुझसे बहस करो ना, मेरे बच्चों की बातें क्यों करते हो?
लेकिन ये राजनीति का स्वरूप नरेंद्र मोदी और अमित शाह लेकर आए और उन्होंने इस राजनीति को इतना दूषित कर दिया है कि आज आप परिवारों को भी उसमें घसीटते हैं, और सिर्फ घसीटते नहीं, आप गंदी गंदी सेक्सुअल थ्रेट्स और गाली देते हैं। तो इस तरह की राजनीति जो है ना, वो ही कर सकता है जिसके अंदर कलेजा है। अगर आपको अपना कोई मुकदमा सुलटाना है, कोई अपनी जमीन बचानी है, कोई अपने काम धंधे चलाए रखने हैं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेड से बचना है, तो आप ये राजनीति नहीं कर सकते। क्योंकि ये वाली जो राजनीति जो आज राहुल गांधी के साथ खड़े लोग कर रहे हैं, हम अपना सब कुछ दांव पे लगाकर ये राजनीति कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं ये अपने बहुत सारे कोलीग्स के बिहाफ पर कह सकती हूँ, अपने बिहाफ पे कह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नरेंद्र मोदी से, उनके प्रशासन से, उनकी पुलिस से रत्ती भर डर नहीं लगता। आप क्या कीजिएगा, आप सूली पे चढ़ाने के अलावा तो कुछ नहीं कर सकते ना। मुझे रत्ती भर आपसे डर नहीं लगता। मैं सच का साथ दूंगी, मैं अन्याय के खिलाफ बोलूंगी। आपने हमें पहले भी पुलिस करी, कपड़े फाड़े हम लोगों के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो मन में आए कर लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कमजोर कलेजे वाले ये राजनीति नहीं कर सकते। अगर आपके बड़े बड़े बाग हैं जो जिस पर कुछ विवाद चल रहा है, बचाने हैं, आपकी 400 एकड़ की जमीन है, बचानी है, आपके पानी धंधे हैं जो सरकारी टेंडर से चल रहे हैं, बचाने हैं, तो आप ये नहीं करिए। ठीक है, आप कह रही हैं कि ईडी सीबीआई की रेड से जो डरे थे वो कांग्रेस का संघर्ष छोड़कर भाजपा के दामन में चले गए। लेकिन कुछ रोज पहले शो में जुड़े थे हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने एक कोट किया कि मैं बार बार राहुल गांधी जी के पास गया कि भाई राम मंदिर का समर्थन कीजिए, राम मंदिर के समर्थन में आप जाइए, वहां पर शामिल होइए। लेकिन उन्होंने कहा कि शांत बैठिए, अभी सही वक्त नहीं है। दो सवाल है मैडम, आप अपनी बात रखिएगा। 2 सवाल है मेरे। दूसरा, उनका हालिया कोट कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मैंने ये बोलते हुए सुना है अपने सहयोगी नेताओं से कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो राम मंदिर की जगह दोबारा बाबरी मस्जिद बनेगी। ऐसा कोट है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का। इन 2 वक्तव्य में आपका टेक। उनके कोट में क्या सच्चाई है? आप उसको ब्रह्मवाक्य क्यों मान रहे हैं? आप उस पर सवाल क्यों? नहीं, मैं आपका नजरिया। वो 100% झूठ बोल रहे हैं। वो बीजेपी की गोद में बैठकर अपना जो आश्रम बना रहे थे, उसमें सड़क बननी थी, सड़क फंस गई है क्योंकि मोदी जी को योगी जी से ज्यादा पूछ लिया गया। अब वो पिछलग्गू बने घूम रहे हैं। मेरा मुंह मत खिलाइए कुछ ही चीजों पर। नहीं, आप खोलिए मुंह मैडम, बोलना चाहिए आपको। मुझे हिदायत भी मत दीजिए मैं कहां पे क्या बोलूं। मुझे ऐसा लगता है कि हर वो व्यक्ति जो छोड़ के जाएगा वो राहुल गांधी की बड़ाई तो करेगा नहीं। राहुल गांधी जो है वो दुनिया देख रही है, और आप जो है आपको भी दुनिया में देख लिया है। असलियत ये है कि पिछले कुछ सालों में मैंने प्रमोद कृष्णन को ना तो राहुल गांधी जी के ऑफिस में, ना एआईसीसी में, मुझे लगता भी नहीं कि उनका उनसे डायरेक्ट संपर्क है। राहुल गांधी जी कहां किससे क्या कह रहे हैं, इस तरह की मनगढ़ंत और झूठी बातें बताकर ये नीचता की प्रमाण है। ये अच्छी बातें नहीं है। सनातन संस्कृति में झूठ बोलना, हमारा धर्म सत्यमेव जयते पर टिका हुआ है, और जो असत्य बोलते हैं वो सनातन धर्म के खिलाफ है। तो मेरा अपना मानना है कि बजाय स्पष्टीकरण देने के, मैं आपसे ये जरूर कह सकती हूँ कि मीडिया कुछ लोगों को जो कांग्रेस छोड़ के जाते हैं, उनकी बातों को ब्रह्मवाक्य बनाकर उस पर डिबेट होता है, उस पर सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपके सामने ये कह रही हूँ वो 100% झूठ बोल रहे हैं। ठीक है। और सैम पित्रोदा का विराट, मैं आपके मुंह पर एक बात ये कहना चाहती हूँ। आपने एक व्यक्ति विशेष का नाम लिया, राम मंदिर का नाम लिया। राम मंदिर का था इनॉग्रेशन, हम गए वहां पर, मैं गई, दीपेंद्र हुडा गए, अजय राय गए, अविनाश पांडे गए, विक्रमादित्य सिंह गए, अखिलेश प्रताप सिंह गए, आराधना मिश्रा मोना जी गई, दीपेंद्र हुडा जी चुनाव लड़ रहे हैं, विक्रमादित्य सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, एक चौथे भी थे जिनको हमने टिकट दिया वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, आराधना मिश्रा मोना जी सीएलपी बनी हुई हैं, अजय राय जी चुनाव लड़ रहे हैं, अध्यक्ष बने हुए हैं, अविनाश पांडे जी प्रभारी महासचिव बने हुए हैं, मैं भैया सीडब्ल्यूसी भी हूँ और सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेड भी हूँ, डंके की चोट पे भेजी जाती हूँ, जहाँ पे टीवी कुछ भी बोल रहा बोल के आती हूँ। मुझे तो किसी ने मना नहीं किया, मुझे तो किसी ने वो नहीं कहा कि मत जाओ, मैं तो बहुत प्रोत्साहित हूँ, मैंने बोला मैं जा रही हूँ, हाँ बिल्कुल जाइए, जिसका मना है वो जाइए, हमारे यहाँ तो कोई ऐसी गलती नहीं थी। तो ये कहाँ से ये लोग बात करते हैं? और मेरा अपना मानना है कि मेरे और मेरे भगवान के बीच में मुझे बिचौलिए नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हिंदू धर्म के स्वयंभू ठेकेदार जो बीफ लेते हैं चंदा कंपनियों से, मुझे ऐसे बिचौलिए अपने और अपने आराध्य के बीच में नहीं चाहिए। मुझे बीजेपी से 2 सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और इसमें मुझे शिकायत है। एक, मेरे धर्म का सर्टिफिकेट, क्योंकि आप हर पैमाने पर मेरे धर्म के भक्षक हैं, रक्षक नहीं है। आप हर पैमाने पर ढोंगी और पाखंडी हैं, मेरे धर्म का नाम आप खराब करते हैं। और दूसरा, मुझे राष्ट्रवाद पर नहीं चाहिए। आपने अपनी उंगली, छोटी उंगली का छोटा सा नाखून भी नहीं कटाया है, हमने शहादतें दी है इस देश के लिए, तो हमें आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और जो ये लोग जाते हैं,
इनका काम है, अगर ये नहीं कहेंगे तो इनकी दुकान कैसे चलेगी? अगर कांग्रेस छोड़कर ये सच बोलने लगेंगे कि हम राहुल गांधी जी असल में क्या कहते थे, वो क्यों गरीबों की बात करते हैं, वो क्यों मजदूरों की बात करते हैं, वो क्यों किसानों की बात करते हैं, वो क्यों युवाओं के साथ खड़े जाते हैं, तो इनकी दुकान कैसे चलेगी? और कौन इनको पूछेगा? अगर अब ये जो लोग छोड़ के चले गए, अगर ये राहुल गांधी जी की तारीफ करनी शुरू कर दें तो जाएगा सब लोग बाइट लेने, टीवी चैनल इनको बुलाएगा, डिबेट होगा, नहीं होगा ना तो क्या करेंगे बेचारे? दुकान भी तो चलानी है अपनी। ठीक है, अब चूंकि आप नाम लेना नहीं चाहती हैं, गौरव वल्लभ का एक कोट, अपने वालों से तो जो गए उनसे तो बिल्कुल नाम लेके बात। मैंने बोला आपसे, आपने शायद सुना नहीं, मैं राजनीतिक व्यक्तियों का नाम बिल्कुल लूंगी। ठीक है, गौरव वल्लभ को आप कैसा नेता मानती थी जब तक वो कांग्रेस में थे? मैं गौरव वल्लभ को जब वो कांग्रेस में भी थे तो थोड़ा सा मौका परस्त मानती थी, ये आपको मैं बता दूं। और इसलिए मानती थी क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से आती हूँ। मैंने अपने घर पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स देखी है, खुद भी एक चुनाव लड़ा है। इस बार इस जिम्मेदारी की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाई, मेरे शीर्ष नेतृत्व को लगा कि मैं ना लड़ूं। तो मैंने देखा है कि राजनीति में चुनाव लड़ना कितना मुश्किल काम होता है। हजारों लाखों कार्यकर्ता एक सीट पर होते हैं और कम से कम नहीं तो 50-60 लोग टिकट मांग रहे होते हैं। और ऐसे में अगर आप जनाधार के नेता हैं, आपने वहां बहुत काम किया है, बड़ी मशक्कत करी है, तो आपको टिकट मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। मेरे पिता सांसद रहे, विधायक रहे, मैंने देखा है बहुत मुश्किल होता है टिकट मिलना। गौरव वल्लभ जी जब तक थे उनका सम्मान है, अभी भी सम्मान है, मेरी किसी से कोई जाति ना दुश्मनी है ना ये बैर है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जब वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने उनको पहले झारखंड से और फिर उनकी मनमर्जी राजस्थान से उनको 2-2 बार चुनाव लड़ाया, 2 बार टिकट दिया, उनका इतना सम्मान किया। और यही नहीं, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, वो तमाम कंसल्टेटिव कमिटीज के मेंबर रहे, और आज वो बाहर जाके अजीबोगरीब बातें करते हैं। और मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये जो सब लोग हैं, चाहे ये हो या कुछ और भी साथी जो हमारे गए, आप आज सवेरे तक कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बेरोजगारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नरेंद्र मोदी ने महंगाई बढ़ाई है, नरेंद्र मोदी ने आर्थिक असमानता बढ़ाई है, गरीब को और गरीब बनाया, अमीर को अमीर बनाया। ब्रजभूषण शरण सिंह को शरण देने वाले नरेंद्र मोदी हैं, हाथरस पर चुप रहने वाले नरेंद्र मोदी हैं। आप कहते हैं किसानों के लिए कीले नरेंद्र मोदी ने गड़वाई, आप कहते हैं श्रमिकों को चिलचिलाती धूप में नरेंद्र मोदी ने चलाया, आप कहते हैं लोगों को हाशिए पर रखने का काम और अडानी के लिए नीतियां नरेंद्र मोदी ने बनाई, और शाम को आप जाके पटका पहनकर कहते हैं महामानव प्रकट हो गए, हमारी आंखें खुल गई हैं। तो ये तो आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाता ना। मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ और बहुत पुरजोर तरीके से कर रही हूँ, बड़ी पैशनेटली कर रही हूँ, और उसके बाद कल को जाके कोई और बोलने लगे तो आप ये नहीं कहेंगे कितना दोहरा मापदंड था इनका, ये तो स्किज़ोफ्रेनिक औरत है, आप नहीं कहिएगा। ऐसे ही मैं अपने कुछ लोगों को जब देखती हूँ तो कहती हूँ कितने स्किज़ोफ्रेनिक लोग हैं ये लोग। या तो फिर ऐसा, और एक चीज और होती है, आपका हो सकता है कांग्रेस में कुछ मतभेद हो, आपका हो सकता है महत्वाकांक्षा बड़ी हो जो होनी चाहिए, आप कांग्रेस छोड़ के लाइक माइंडेड पार्टी में जाइए तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कांग्रेस छोड़कर आप आइडियोलॉजिकल समरसॉल्ट की वो गुलाटी मारिए कि 360 डिग्री की गुलाटी मार के आप दूसरी पार्टी में चले जाइए, बीजेपी में, जहां पर विचारधारा में दिन और रात का अंतर है, तो आपकी क्या विश्वसनीयता, आपकी किस बात पे यकीन करना चाहिए? और ये जो सारे लोग जाते हैं ये धीरे धीरे हाशिए पर बीजेपी में वो कहते हैं भाई कि जो राम मंदिर का समर्थक है और जो जिसका राम मंदिर को लेके जो हमारी बात आगे रखता है उस संगठन के साथ जाना चाहिए मुझे। और दूसरा उनका रीजन उन्होंने बताया कि संगठन कमजोर हो रहा था, मेरी बातें नहीं रखी जा रही थी आगे, इसलिए मुझे वो पार्टी छोड़ देनी ही थी। तो राहुल गांधी की ओर से नजरअंदाज। 1 महीने पहले तक उसी संगठन में आप बड़ा पद चाह रहे थे, 1 महीने पहले तक आप राज्यसभा की लाइन में भी लगे थे, 1 महीने पहले तक आपने चुनाव भी लड़ लिया राजस्थान से, 1 महीने पहले तक आप ही के सहयोगी बहुत सारे लोग राम मंदिर गए। तो आपको नहीं लगता कि इन दोगली बातों का झूठ? ठीक है, पॉइंट टेकन आपने स्पष्ट। ठीक है, सैम पित्रोदा जी हैं, उन्होंने बीते रोज विरासत टैक्स के समर्थन में जब बात कही, अलग अलग वक्तव्य लोगों के नजरिए निकल कर सामने आए। क्या कांग्रेस विरासत टैक्स के समर्थन में है? बिल्कुल भी नहीं। 48 पन्ने का हमारा डॉक्यूमेंट है, 15,329 शब्द हैं। और मजे की बात यह है कि इंडिया में एस्टेट टैक्स खत्म करने का काम राजीव जी ने किया था 1985 में, और इसकी पैरवी अरुण जेटली ने करी थी 2019 में कि एक एस्टेट टैक्स, एक वेल्थ टैक्स लगना चाहिए। बहुत बड़ा डिबेट हुआ था। 2017 में भी बीजेपी ने इसकी पैरवी करी थी, और अब वही चीज आप हम पर डाल देते हैं। दिक्कत की बात यह है कि लोग थोड़ी सी अर्थव्यवस्था, थोड़ा सा सोशियोलॉजी, थोड़ा सा इतिहास जान ले तो इस तरह की बेवकूफी की बातों में नहीं आएंगे। मोदी जी क्या कहते हैं कि कांग्रेस आपका लेके उनको दे देगी, वेल्थ टैक्स लगा देगी। कांग्रेस के शासन काल में 27 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से निकले, लेकिन उसी शासन काल में छोटे लघु मध्यम उद्योग, बड़े बड़े एमएनसीज बने, डोमेस्टिक कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज बनी। ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि हमने ऐसी नीतियां बनाई कि बिजनेस भी ग्रो हुआ और लोगों की गरीबी भी खत्म हुई। आपकी जेब से एक नया पैसा निकालकर किसी और की जेब में नहीं डाला, ऐसा नीति निर्माण किया कि सबका विकास हुआ। बीजेपी ऐसा कर ही नहीं सकती है, क्योंकि बीजेपी नीति निर्माण सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद लोगों के लिए करती है। वो गरीबों का सोचती नहीं है, वो हाशिए पे पड़े लोगों का सोचती नहीं, तो इस तरह की बातें करती है। कांग्रेस ने आपको 7.4% पे ग्रोथ कर रही अर्थव्यवस्था दी थी। कांग्रेस ने आपको 58 रुपया प्रति डॉलर दिया था। आपने 7.4% को पिछले 10 साल के एवरेज में 5.2 पर ले आए। आप रुपए को 54 से 84 ले गए। हमने 70 का पेट्रोल दिया था, आप उसको 100 के पार ले गए, जबकि कच्चा तेल गिर गया है। कच्चा तेल 80 पर है, हमारे टाइम पर $150 बैरल था। आपने 55 लाख करोड़ के कर्जे को 205 लाख करोड़ कर दिया। आपने तो किसान पर 21 लाख करोड़ का कर्जा निपटा दिया। आपने 16 लाख करोड़ गरीबों के माफ किए। आपका मित्र 1600 करोड़ दिन के कमा रहा है, किसान 27 रुपए कमा रहा है। और अगर आप ही की रिपोर्ट मान ली जाए, ये अंतिम बात कहूंगी, आप ही की रिपोर्ट कहती है कि इस देश की 20% आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर करने को तय है। अभी बाहर आपने मुझे पानी की बोतल दी थी, तो पानी की बोतल नीचे नहीं मिलेगी बड़ी वाली, 46 रुपए पे। 46 रुपए में रहना, खाना, पीना, दवाई, पढ़ाई, सब कुछ। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि ये गैर जिम्मेदार बयान है, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है करने का। इसका असल में पैरवी बीजेपी कर रही थी। ठीक है। और अब वो व्यक्ति खैर अपने पद पर भी नहीं है, तो उनपे ठीक है। अगला सवाल मेरा, अमित शाह जी बीते रोज बोले कि राहुल जी की नानी भी उतर के आ जाएं तो सीए को नहीं रोक सकती। कैसे देखती हूँ उनके इस बयान को? अमित शाह जी का ये जो बयान है, इसको मैं बहुत निम्न स्तर का मानती हूँ। इसको मैं राजनीति में घटियापन, ओछापन, राजनीति में जो हल्कापन, जो सस्तापन बीजेपी लाई है, उसका मानती हूँ। किसी की दिवंगत नानी, किसी की दिवंगत दादी, आपको लगता है गृह मंत्री की ये भाषा होनी चाहिए? हम अमित शाह जी से कहें आपकी जो भगवान उनके घर वालों को लंबी आयु दे, आपके घर में जिसकी डेथ हो गई उसकी बात करें, ये कौन सी बयानबाजी? राहुल जी की नानी, उनका क्या लेना देना है? मतलब एक दिवंगत औरत को भी आप नहीं बख्श रहे हैं। तो अमित शाह जी के इस बयान पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अमित शाह हिंदुस्तान की राजनीति में सस्ते और हल्केपन के द्योतक हैं, और उतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म कर देना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्होंने ये बात कही, मैंने सुनी, तो मेरा मन हुआ कि मैं इस पर जरूर बोलूं। फिर मुझे लगा मैं इतने सस्ते हल्के बयान पर क्यों अपना वक्त। ठीक है, और मैं चाहता हूँ सीए और एनआरसी पर भी आप अपना कोट जाहिर करें। सीए एनआरसी पर हमारा स्टैंड जो है वो यही है कि हम कोई भी, जो भी कानून इस देश में आया है, वो कोई भी कानून आप थोप नहीं सकते। 3.5 साल पहले आप सीए लाए थे, 3.5 साल पहले जो सीए लाए थे, उसकी नोटिफिकेशन, उसके रूल्स को नोटिफाई आपको 3.5 साल बाद क्यों करना पड़ा, चुनाव के पहले? पिछले मैनिफेस्टो में आपके एनआरसी थी 2019 में, 2024 में आपकी एनआरसी क्यों गायब है 2024 के बीजेपी मैनिफेस्टो से? ये जो दोगलेपन की बातें बीजेपी करती है ना, सिर्फ विभाजन, सिर्फ विषाक्त, सिर्फ नफरत फैलाने की, वही अमित शाह की लेगेसी है इस देश के लिए। कभी कभी मुझे अमित शाह जी को देख के लेकिन एक मेरे मन में विचार जरूर आता है, और थोड़े दुख के साथ आता है, कि इस देश में जिस कुर्सी पर वो विराजमान होते हैं, गृह मंत्रालय में, हम लोग जब जर्नलिस्ट थे तो बहुत जाते थे वहां पर, उस कुर्सी पर कभी लौह पुरुष सरदार पटेल बैठे हैं, और अब उस कुर्सी पर एक ऐसा व्यक्ति बैठ रहा है जिसका एक गृह राज्य मंत्री रेप का आरोपी है, और दूसरा गृह राज्य मंत्री उनका, जो लखीमपुर में नरसंहार का मुख्य अभियुक्त था, उसका पिता है। तो अमित शाह के आसपास के लोग और अमित शाह खुद जिस तरह की बातें करते हैं, ये उनकी लेगेसी है। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बीजेपी के नेताओं का ये लगातार वो कोट कर रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है वो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। कैसे सफाई पेश करेंगी इसको लेकर? मुझे सफाई पेश करने की जरूरत ही नहीं है, ये मेरा घोषणा पत्र है। आपका चैनल अगर ये देखना चाहे, 48 पन्ने हैं, 15,329 शब्द हैं। मैं नरेंद्र मोदी को और पूरी भाजपा को चैलेंज करती हूँ, और उनकी चरण चुंबकों की आर्मी को भी। इसको पढ़ लीजिए, इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, कंट्रोल F करिए और मुस्लिम शब्द टाइप करिए, 0 आपको मुस्लिम शब्द मिलेगा। दिक्कत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो इस चुनाव को एक मानसिक दिवालियापन से लड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये चुनाव वही हिंदू मुसलमान करके मुद्दों से बच जाओगे। इस चुनाव का मुद्दा संविधान है, इस चुनाव का मुद्दा मिलने वाला आरक्षण है, इस चुनाव का मुद्दा रोजगार है, इस चुनाव का मुद्दा महंगाई है, महिला सुरक्षा है, किसानों का हक है, मजदूरों का भविष्य है, हाशिए पर पड़ रहे लोगों की बात है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा इसमें मुस्लिम लीग की छाप दिख रही, कहां मुस्लिम लीग की छाप दिख रही? इसमें तो मुझे
रोजगार के युवाओं की छाप दिखती है, इसमें मुझे किसानों की छाप दिख रही है, श्रमिकों की दिख रही है, बुजुर्गों की दिख रही है, महिलाओं की दिख रही है, एक उस भारत की छाप दिख रही है जिसके अंदर एक उम्मीद है, एक आशा है कांग्रेस से। आपको मुस्लिम लीग की छाप कहां से दिख रही है? क्योंकि मुस्लिम लीग का नाम आपने ले ही दिया है, मुस्लिम लीग से याराना तो आपका पुराना है। 1942 में जब महात्मा गांधी ने आह्वान किया करो या मरो, डू और डाई, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेज भारत छोड़ो, सारी प्रांतीय सरकारों ने रिजाइन कर दिया, हमारे हजारों लोग जेल चले गए, हम लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, अंग्रेजों को एक आखिरी पुश देकर खदेड़ रहे थे। बीजेपी के सबसे आराध्य पूर्वज मोदी जी के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी क्या कर रहे थे? मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बंगाल में सरकारें चला रहे थे। और बंगाल में तो वो उस सरकार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे जिसके चीफ मिनिस्टर फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग की जो रैली थी, जो अधिवेशन था, उसमें वो प्रस्ताव पारित कराया था कि पाकिस्तान बनना चाहिए। उसके बाद भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बने रहे। और एक बात और है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ना सिर्फ उनके साथी और सहयोगी थे, वो चिट्ठियां लिखकर अंग्रेजों को बता रहे थे कैसे इसका दमन करना चाहिए, कैसे ये अनकंट्रोलेबल हो रहा है। तो मुस्लिम लीग से याराना आपका पुराना है। जिन्ना जी जाते हैं, जब अडवाणी जी गए तो जिन्ना की मजार पर वो गए थे, हम थोड़ी गए थे। क्यों गए? प्रधानमंत्री मोदी जी लपके लपके लाहौर चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं बिना कैबिनेट को बताए? आपकी हिम्मत कैसे हुई ISI को बुलाकर पठानकोट में वहां पर निरीक्षण कराने की? आज तक कभी ऐसा आजाद हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। तो मेरा अपना मानना है कि इस तरह की बातें करके नरेंद्र मोदी जी विषयांतर जरूर करना चाहते हैं, लेकिन देश भी समझता है, देश डरना नहीं चाहता है। आप देश को डराना चाहते हैं, अरे कांग्रेस आ जाएगी, भैंस ले लेगी, कांग्रेस आ जाएगी, आपका टिफिन ले लेगी, कांग्रेस आ जाएगी, मटर पनीर का पनीर ले लेगी। ये क्या तरह की बात है? ये प्रधानमंत्री की बात है। प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कहते कि मैंने इतना रोजगार बनाया, कांग्रेस ने इतना बनाया? प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कहते मैंने ऐसे महंगाई खत्म करी, कांग्रेस ने ये किया? ये सारी बातें ना करके प्रधानमंत्री इधर उधर की बातें करते वो कोट करते हैं मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र की वजह बताते हैं, कहते हैं CAA NRC का विरोध कर रही है कांग्रेस, जो घुसपैठिए हैं उनके समर्थन में है कांग्रेस। कहां पे हम समर्थन में? और हमारा एक बयान आप दिखा दीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मंगलसूत्र छीनकर महिलाओं का घुसपैठियों को दे दिया जाए। मैं मंगलसूत्र पर 2 मिनट जरूर बोलना चाहूंगी और उसके बाद मैं कुछ कहूंगी। ये जो बयान मोदी जी ने दी ना, ये नहीं देना चाहिए था। इसलिए नहीं देना चाहिए था, और मैं व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं होना चाहती हूँ। अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ उनकी अपनी है। उन्होंने भले दाम्पत्य का सूत्र ना निभाया हो, लेकिन इस देश में करोड़ों महिलाओं ने, करोड़ों पुरुषों ने दाम्पत्य का, पति पत्नी होने का बड़ा पवित्र संबंध निभाया है। हर मुश्किल में, हर तकलीफ में एक दूसरे के पूरक बन के खड़े होते हैं। जब एक औरत मंगलसूत्र पहनती है ना, किसी भी तरह का पहने, वो सोने का हो, वो टिकड़ी हो, वो धागा हो पहन ले, वो सिर्फ काले पोत की चेन हो, वो कहीं ना कहीं अपने वो जीवन पर्यंत अपने पति को, अपने सुहाग की निशानी को पहनती है। और ये कहना कि आपके मंगलसूत्र को लेके किसी और को दे दिया जाएगा, ये बड़ा घटिया था। ये ब्याहताओं के खिलाफ एक बहुत गंदी, घिनौनी भाषा का प्रयोग किया प्रधानमंत्री ने। और अगर अब कर ही लिया तो प्रधानमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि जो 700 किसानों की शहादत हो गई आपकी जिद के चलते, उन किसानों की विधवाओं के मंगलसूत्र का क्या किया जाए? जो 20 जवान गलवान में शहीद हुए हमारे जाबाज, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र का हिसाब किसके पास है? उन मंगलसूत्रों का हिसाब कहाँ है जो महिलाएं आज बेरोजगारी और महंगाई से प्रताड़ित होकर, त्रस्त होकर अपना जेवर, अपने मंगलसूत्र गिरवी रख के बच्चों को पढ़ा लिखा रही है? उन मंगलसूत्रों का हिसाब कहाँ है? और कांग्रेस के मंगलसूत्र की बात करते हैं आप। इंदिरा जी ने वॉर के टाइम पर अपनी सारी ज्वेलरी राजकोष में दे दी थी। सोनिया गांधी जी ने अपना सुहाग इस देश पर कुर्बान होते हुए देखा है 22 साल की उम्र में। कभी सोचा है आप लोगों ने? आप लोग सवाल पूछते हैं और नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। 22 साल की अबोध उम्र में एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर, प्रेमिका बनकर, पत्नी बनकर इस देश में आती है। वो यहाँ पर बहू बनती है, वो यहाँ पर सास बनती है, वो नानी तक बनती है। 23 साल ब्याहता रहती है। 33 साल से वैधव्य का वो दर्द झेल रही है। क्या मिला सोनिया गांधी जी को? मुझे तो लगता है इस देश का कर्ज है सोनिया गांधी पर। आप मंगलसूत्र की बात करेंगे, उनका मंगलसूत्र कुर्बान हुआ है। ये तमाम जो गरीबी से, जो बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं, उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र कुर्बान हुए। क्या बात करते हैं मोदी जी! मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मोदी जी बोलते बोलते कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो इतना महिला विरोधी होता है, उनकी मानसिकता दिखाता है। कुछ दिनों पहले मोदी जी कुछ बोलते हैं, चूड़ियां कर देनी चाहिए। चूड़ियां सशक्तिकरण की निशानी है। क्या मतलब है कि आप ये नामर्दगी का मतलब है चूड़ियां पहनना? एक औरत शक्ति का स्वरूप होती है,
और शक्ति स्वरूपों की चूड़ियों को कमजोरी की निशानी बताना, ये नरेंद्र मोदी की कमजोरी है, एक औरत की कमजोरी बिल्कुल नहीं है। मुझे कभी कभी उनमें एक बेहद महिला विरोधी आदमी नजर आता है और वो उनके कृत्यों में भी झलकता है। हमारी सबसे होनहार बेटियां जब मेडल लाती हैं तो मोदी जी सबसे पहले लपक के पहुंचते हैं फोटो खिंचाने, हाथ मिलाने। जब वही बेटियां यौन शोषण का आरोप लगाती हैं तो उन्हीं बेटियों को रौंदा जाता है, उन्हीं को बूटों तले दबाया जाता है, लेकिन संरक्षण मिलता है उनके आरोपी को। नरेंद्र मोदी जी बिल्किस बानो पर चुप रहते हैं, क्यों? वो इस देश की बेटी नहीं है। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी इस देश की बेटी नहीं है। हाथरस की गुड़िया इस देश की बेटी नहीं थी। कुलदीप सिंह सेंगर ने जिसके साथ किया वो इस देश की बेटी नहीं। किस तरह की बातें करते हैं लोग? ये सब चीजें राजनीतिक, मुझे लगता है राजनीतिक भाषा में नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सम्मान है आपका दाम्पत्य के सूत्र का? ये इज्जत है आपकी एक शादीशुदा ब्याहता पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना? शर्म नहीं आती है नरेंद्र मोदी जी को? ठीक है, पॉइंट टेकन। क्योंकि वक्त कम है, सवाल तमाम है। अगला सवाल मेरा, शायद आपको इस सवाल से आपत्ति भी हो सकती है। महाराजगंज से आप चुनाव लड़ी थी, उसके बाद इस बार अटकलें थी कि आपको महाराजगंज से दोबारा चुनाव टिकट मिल सकता है। आपका एक ट्विटर पर कोट आता है, मंडी में क्या भाव चल रहा है, जो कि आपने इसमें सफाई भी पेश करी। कंगना रनौत को लेकर आपने कोट किया था। उसके बाद इस तरह की अटकलें बनी, तमाम सियासी जानकार ये कोट करने लगे कि कांग्रेस आला कमान की ओर से सुप्रिया श्रीनेत जी पर कार्रवाई हुई है। इस तरह की बयानबाजी भारी पड़ गई भाई सुप्रिया श्रीनेत जी को, और महाराजगंज से पत्ता साफ हो गया। क्या कहेंगे इस पूरे नैरेटिव को लेकर? आपकी दो बातों को पहले तो मैं करेक्ट कर दूं। आपकी जो क्वेश्चन है, जो जानकारी है, वो गलत है, और जो सियासी जानकार है वो कितने गलत है उसकी बात अभी करूंगी। आपने कहा मेरे ट्विटर पे, बिल्कुल नहीं, मेरे ट्विटर पे ये कहीं पर भी नहीं आया था। मैंने इसका बिल्कुल स्पष्टीकरण दिया, और जो आपके ट्विटर पे था जी, स्क्रीनशॉट आप बीच में मत बोलिए, मैं आपको जो बता रही हूँ उसके बाद आप इसको फैक्ट चेक कर लीजिएगा। बीच में अगर आप बोलिएगा तो फिर मैं शांत हो जाऊंगी। आपको ये पूछना है, अच्छा, बात रखिए। होली का दिन था, मैं लखनऊ अपने परिवार के साथ होली मनाने गई हुई थी। क्योंकि होली में पानी वानी चलता है, मैं अपना फोन घर पे छोड़ के गई थी। जब मैं 3:30 पौने 4 बजे घर लौटी तो मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि आपके इंस्टा पे ऑब्जेक्शनेबल, इंस्टा पे नहीं, आपका ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट है। तो मैं हर चीज ट्विटर पे पहले करती हूँ। मैं कुछ भी लिखती हूँ या कोई भी फोटो या कोई भी वीडियो पहले ट्विटर पे लगाती हूँ, फिर वहां से मैं इंस्टा पे और फेसबुक पे लगाती हूँ, कभी कभी यूट्यूब पे लगाती हूँ। ये मेरी एक आदत है। मैं थोड़ा ट्विटर फर्स्ट हूँ, बिकॉज शायद जर्नलिस्ट रही हूँ तो न्यूज के माध्यम से मैं हर चीज ट्विटर पे पहले करती हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने सबसे पहले जाके अपना ट्विटर अकाउंट देखा। मेरे ट्विटर अकाउंट पे ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने फटाक से बाकी देखा, तो मैंने देखा कि मेरे इंस्टा पर एक ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट है, और मेरे और मुझे बहुत ऑब्जेक्शनेबल लगा, क्योंकि जो भी मुझे जानता है वो जानता है कि मैं एक महिला के खिलाफ, चाहे मेरी कितनी भी उससे नाराजगी हो और कितना भी विरोध हो, मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ। आई थिंक आई एम अ हार्डकोर फेमिनिस्ट। और मैं कभी कभी अगर किसी महिला के खिलाफ कोई गंदी बात भी कहता है, किसी एंकर के खिलाफ भी कहता है, तो मैं उसको बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करती हूँ। तो मुझे बिल्कुल लगा कि ये गलत हुआ है, और मुझे लगा कि मेरा अकाउंट हैक हुआ है। तो मैं परेशान हुई, मैंने कहा ये कैसे हुआ। मैंने तुरंत सबसे पहले मैंने उसको डिलीट किया, और डिलीट करने के साथ ही साथ मैंने मेटा को एक मेल लिखा, और मैंने लिखा कि मैं जानना चाहती हूँ कि ये कहां से कैसे हुआ है, दिस हैज हैपेंड इन माय अकाउंट। और मैंने तुरंत पासवर्ड बदला। मैंने ये 3 चीजें सबसे पहले करी। अगले 15 मिनट के अंदर मैंने एक वीडियो तुरंत रिकॉर्ड किया, और मैंने उस वीडियो में बोला कि ये चीज मेरे ट्विटर पे नहीं थी, मेरे इंस्टाग्राम पर थी, मेरे मेटा अकाउंट पर थी, और मैं इसके लिए खेद व्यक्त करती हूँ। ये बिल्कुल गलत है, मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ। और मैंने मेटा को लिखा, और मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ ये कैसे हुआ। अब आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि हम लोग कभी कभी ट्रैवल करते हैं और मैं अपना सारा सोशल मीडिया खुद करती हूँ। मैं जो लिखती हूँ वो खुद लगती हूँ, जो वीडियोस हैं जो लगाती हूँ, मैं सारा सब कुछ खुद करती हूँ। कई बार जब हम ट्रैवल करते हैं तो 1-2 लोग होते हैं जो आपका ट्विटर से उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि आप कभी कभी ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे अभी मैं बहुत सारी चुनावी रैली में हूँ, तो जो मैं ट्विटर पे लगा देती हूँ वो कोई उठा के कॉपी पेस्ट कर देता है। तो ऐसे 2-3 लोगों के पास मेरे अकाउंट का एक्सेस था। इनफैक्ट 4-5 लोगों के पास मेरे अकाउंट का एक्सेस था। जब चुनाव ना होता है तो पार्टी भी कभी कभी एजेंसीज ले लेती हैं, क्योंकि आप लाइव वगैरह दिखाते हैं। तो मुझे लगा कि वहां से हुआ है। तो मैं इस मामले की तो तक गई, और मुझे पता चला कि मेरे नाम से एक बहुत ही भद्दा, बिल्कुल मेरा अकाउंट क्लोन करके ट्विटर पे कोई पैरोडी अकाउंट चला रहा था। जिस व्यक्ति ने कॉपी पेस्ट किया उसको लगा कि वो मेरा अकाउंट है, क्योंकि वो बिल्कुल मेरा अकाउंट लग रहा था। उसने वहां से गलती से वो पेस्ट करके लगा दिया, और जैसे ही मुझे उस पैरोडी अकाउंट के बारे में पता चला, ये आधे पौन घंटे की बात है, मैंने ट्विटर को तुरंत लिखा और मैंने कहा कि ये मुझे पर्सोनिफाई कर रहा है ये अकाउंट, इसको तुरंत डिलीट किया जाए। वो अकाउंट भी डिलीट हो गया, और मेरे पास सारी मेल चेन है, मेरे पास सब कुछ है।
अमूमन अगर ऐसा होता तो ये बात इसी पे खत्म हो जाती, क्योंकि मैंने करेक्टिव एक्शन लिया, मैंने खेद व्यक्त किया, मैंने बोला बिल्कुल आपत्तिजनक है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और मैंने ये भी बोला कि मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगले 72 घंटे भाजपा की आईटी सेल, इस देश के चरण चुंबक मीडिया, जिसको मैं आज भी चरण चुंबक कहती हूँ, रत्ती भर नहीं डरती हूँ, ने मेरी लिंचिंग करी। उन्होंने तमाम शोज किए, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया मैं इस मामले में अब कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे जो करना था मैंने कर लिया। एक पुलिस कंप्लेंट भी हुई, लेकिन उनको आईपी एड्रेस से पता चल गया कि मैं लखनऊ में थी, जो हुआ वो एक लड़के ने झांसी भोपाल के बॉर्डर से किया, इसलिए उन्होंने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया और ये मामला वहीं पर खत्म हो गया। अन्यथा बीजेपी शायद मेरी चिथड़े उड़ा देती। आपने ये कहा कि वो क्लोन अकाउंट से किया गया, किसी, हाँ बिल्कुल, एक मेरा पैरोडी अकाउंट कोई चला रहा था जो बिल्कुल मेरे अकाउंट जैसा लगता था, मुझे उसके बारे में पता भी नहीं था। लेकिन जब मैंने ये सब देखा तो मैंने एक डीप वर्ड्स, क्योंकि मैं सोशल मीडिया चलाती हूँ तो मुझे सब पता है, मैंने डीप वर्ड सर्च किया तो मुझे एकदम से दिखा वो पैरोडी अकाउंट है। फिर मैंने जब पता किया तो उन्होंने कहा हाँ हमने गलती से यहाँ से कर दिया, तो मैंने उस व्यक्ति को भी नौकरी से निकाला, सब कुछ किया। अच्छा, उसके बाद अब आपकी बात पे आती हूँ, जो राजनीतिक क्या बोला था आपने, जानकारों की, उनकी जानकारी जो है वो नीलबटा सन्नाटा है। चुनाव नहीं लड़ने का फैसला दिसंबर में हो चुका था और इसलिए हो गया था क्योंकि मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझसे कहा कि आप एक चुनाव लड़ने चली जाइएगा, सोशल मीडिया बहुत अच्छा चल रहा है, मीडिया हमें कम कवरेज देता है, तो इस बार अगर आप ना लड़िए। तो मुझे, मेरा ये दिसंबर में ही हमारा ये हो गया था कि मैं चुनाव शायद नहीं लड़ूंगी। मेरे अंदर बहुत द्वंद था क्योंकि मेरे पिताजी वहां से सांसद थे, मेरा घर है वहां पर, तो मेरे लिए बहुत पर्सनल एक द्वंद था। और फिर मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करी और मुझे लगा कि एक बड़ी लड़ाई के लिए अगर आपको छोटा सा सैक्रिफाइस करना पड़े तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी बात हुई, विचार विमर्श हुआ, मुझसे पूछा गया और मैंने अपनी सहमति दी। तो आपके जो राजनीतिक सो कॉल्ड जानकार हैं, उनकी जानकारी कितनी नीलबटा सन्नाटा है, ये आगे के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपने स्पष्टीकरण दिया। आपका एक कोट है हालिया, अडानी के कोयला घोटाले की क्रोनोलॉजी समझिए। आपका कोट है, अडानी महंगे दाम पर घटिया क्वालिटी का कोयला देश में बेचता है। घटिया क्वालिटी के कोयले से वायु प्रदूषण होता है। देश में हर साल वायु प्रदूषण से 22 लाख लोगों की मौत हो जाती। आपने अप्रत्यक्ष तौर पर ही अडानी को जिम्मेदार बताया 22 लाख लोगों की मौत को। कैसे जस्टिफाई करेंगे? कल फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में पूरी तरह से विद फिगर्स, विद साक्ष्य, डेटा और सारे आरटीआई के रिप्लाईज के साथ 2-3 चीजें बताई गई हैं। आपके व्यूअर्स को वो चीजें जाननी चाहिए और पता होना चाहिए कि भाई वो टेम्पो क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। अडानी जी ने इंडोनेशिया की एक कंपनी, पीटी जोलन नाम की कंपनी है, वहां से कोयला खरीदा। कोयला 3500 किलो कैलोरी वाला जो कोयला था वो होता है, 3500 किलो कैलोरी वाला लो ग्रेड का कोयला होता है। $28 प्रति टन पे वो कोयला खरीदा गया। वो कोयला हिंदुस्तान आते आते उसमें जादू हो गया, वो अपने आप से 3500 कैलोरी के बजाय 6000 कैलोरी का हो गया और $28 प्रति टन के बजाय $92 प्रति टन हो गया। ये कोयला तमिलनाडु की जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टैंजेडको को बेचा गया। तो सबसे पहले तो आपने एक सरकारी कंपनी के साथ धोखाधड़ी करी, आपने राजस्व की चोरी करी, आपने बिजली के दाम बढ़ाए उपभोक्ताओं के लिए, क्योंकि जितना महंगा कोयला होगा उतना ज्यादा जनरेशन, उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और उसी के साथ साथ आपने पर्यावरण ही नहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया, क्योंकि जितना कम क्वालिटी का कोयला होगा उतना वो ज्यादा जलेगा। और ये बिल्कुल लैंसेट की रिपोर्ट है, 22 लाख लोग वायु प्रदूषण से इस देश में मरते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि अडानी के ग्रुप ने इस देश के राजस्व के साथ खिलवाड़ किया, सरकारी कंपनी के साथ धोखाधड़ी करी, डीआरआई ने इस पे इन्वेस्टिगेशन बैठाया, सरकार ने उनके हाथ बांध दिए। क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रहा है भाई? 3500 कैलोरी का कोयला 6000 कैलोरी कैसे बन गया? $28 प्रति टन का कोयला $92 प्रति टन कैसे बढ़ गया? मतलब ये तो जादू ही हो गया। तो इस जादू को जादूगर ही समझा सकता है, हम तो नहीं समझा सकते। जादूगर यहाँ पर दो है, अडानी और मोदी। कराइए इन्वेस्टिगेशन, कराइए जांच। क्यों डीआरआई के हाथ बांधे जा रहे? क्यों डीआरआई को बना किया गया कोर्ट में जाकर रीओपन करने के लिए केस? तो ये सब सवाल उठेंगे ना, ये सब सवाल प्रबुद्ध मीडिया को उठाने चाहिए, उठाने। ठीक है, बड़ा इल्जाम लगा रही हैं आप। और अंतिम श्रृंखला में कुछ और सवाल। योगी जी का हालिया कोट कि पीओके 6 महीने के अंदर इंडिया में होगा, कैसे देखती हैं आप? क्या पीओके वाकई में अगली बार अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, देश के लोग हैं जिस देश की एक साहसी प्रधानमंत्री ने इस सेना के शौर्य और पराक्रम के बल पर दुनिया की आंख में आंख डालकर लाख विरोध के बावजूद पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश को जन्म दिया और विश्व का भूगोल बदल दिया।
हम उस सेना को प्रणाम करते हैं, उस धरती को प्रणाम करते हैं, उस प्रधानमंत्री के अदम्य साहस को प्रणाम करते हैं। पीओके इंडिया में POK होना इंडिया चाहिए। का है, होगा का क्या मतलब है? नहीं, अभी तो पाकिस्तान अधिकृत बिल्कुल भी कश्मीर। नहीं, वो हमारा हिस्सा है और किसी कीमत पर ये कहना गलत है कि वो होगा। वो हमारा हिस्सा है, हमारी अखंड भूभागीय अखंडता का हिस्सा है। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इसके लिए 400 पार चाहिए आपको? जिस दिन सेना को बताइएगा, सेना उसको यहां ले आएगी। ये किस तरह की बातें करते हैं? अरे आप बोलते हैं 400 पार कर दीजिए, हम रोजगार बनाएंगे, 400 पार कर दीजिए, हम महंगाई खत्म कर देंगे, 400 पार कर दीजिए हम। 400 पार का नारा जो था वो संविधान को खत्म करने का, आरक्षण को समाप्त करने की साजिश और षड्यंत्र था, जो लोगों को समझ में आ गया। इसलिए आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह 400 का नाम नहीं लेते हैं, बाकी लोग ले तो क्या फर्क पड़ता है? पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी इस तरह के बयान, पीओके के चुनाव करीब आते ही पीओके जैसे बयान अगर दिए जाएं तो मुझे ऐसा लगता है अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाने जैसे बयान है। ठीक है, अंतिम में रैपिड फायर राउंड, कुछ लीडर्स के नाम लूंगा, आप उनमें अपना वक्तव्य बताएंगी। सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता मनीष कश्यप, मूजी, नेहा राठौर। अच्छी सिंगर है, अच्छा लिखती है। ठीक है, नेहा राठौर पे मैं चाहूंगा थोड़ी राय आप और दें। नेहा राठौर के बारे में कहा जा रहा था कि पूर्वी दिल्ली से, उत्तर पूर्वी दिल्ली से उन्हें अटकलें थी कि टिकट मिलेगी, लेकिन कन्हैया रिप्लेस हुए। बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छी सिंगर है, चैतन्यता फैलाती हैं अपने भोजपुरी संगीत के ठीक है। माध्यम से। और मनोज तिवारी की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है उनके गंदे गंदे गानों की असलियत दिखाकर। तो मैं तो साधुवाद करती हूँ, उनका साहसी लड़की है। ठीक है, आदित्य ठाकरे। अच्छे, बहुत अच्छे भविष्य के नेता बनेंगे, संवेदनशील है। ठीक है, कपिल मिश्रा। कुछ नहीं बोलना क्या बोलते हैं, चाहेंगे? नफरती चिंटू। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, शायद भूतपूर्व हो जाए जल्दी। मल्लिकार्जुन खड़गे। हमारे अध्यक्ष, बहुत सम्मानित और अपने दम पर राजनीति करने वाले वो व्यक्ति जिन्होंने गरीबी, जिन्होंने हिंसा और जिन्होंने समाज के उस शोषित वंचित तबके से आते हैं जहां पर शायद उनके बगल में बैठने में भी लोग पहले आपत्ति करते, लेकिन आज वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इससे ज्यादा गर्व की शायद कम बातें होंगी। राहुल गांधी और खड़गे में बेहतर अध्यक्ष कौन? मैंने राहुल जी के साथ उनकी अध्यक्षता में काम नहीं किया। ठीक है, तेजस्वी यादव। अच्छे, बहुत जुझारू नेता और बिल्कुल आजकल नब्ज पकड़ के बात कर रहे हैं। ठीक है, और अंतिम में चिराग पासवान। तो सुप्रिया जी तमाम ज्वलंत सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दे रही हैं, कई मुद्दों पर आपत्ति भी जता रही हैं, नाराजगी भी जता रही हैं। न्यूज रूम की तरफ ले जाएंगे सुप्रिया जी को, तमाम पत्रकारों के मुझे लगता है मैंने जवाब हैं। आपत्ति या नाराजगी जताई है, पुरजोर तरीके से अपनी बात जरूर रखी। ठीक है सुप्रिया जी, न्यूज रूम की तरफ चलते हैं। सुप्रिया जी, मैं अमेठी से हूँ, तो मेरा सवाल भी वहीं से होगा। वोट डालने गए थे कि नहीं आप? वोट डालने तो नहीं जा पाया, कुछ काम की व्यस्तता के कारण। तो लोकतंत्र में ये गलत बात है। नहीं, तो मैंने यहाँ दिल्ली में वोट दिया है। अच्छा, दिल्ली में दिल्ली का वोट है। वोट। राहुल जी ने अमेठी सीट क्यों छोड़ी है? उन्होंने छोड़ी नहीं, उनके पास चॉइस थी बिटवीन अमेठी और रायबरेली और उन्होंने रायबरेली को चुना और हम सबको लगता है कि बिल्कुल सही फैसला किया। मुझे इस बात का बहुत फक्र है कि राहुल गांधी जी 3 बार उत्तर प्रदेश से और 1 बार केरल से सांसद बने। अब वो दोनों सीटें जीतेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि रायबरेली जो है वो कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। सोनिया जी अभी वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उसका प्रतिनिधित्व इंदिरा जी ने किया है। फिरोज़ गांधी जी वहाँ से रहे हैं, नेहरू जी जब अपनी राजनीति शुरू कर रहे थे तो वहाँ गए थे। तो मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं वो गढ़ और जो फैमिली सीट कही जाती है उनसे कहीं ज़्यादा एक भावनात्मक, कहीं ज़्यादा एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य का रिश्ता है और उन्होंने बिल्कुल सही काम किया। और मेरा अपना मानना है कि हम रायबरेली ही नहीं, हम अमेठी भी झमाझम वोटों से जीतने जा रहे हैं और जिसका वजूद ही सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना था, उस दावे की हवा निकल चुकी है और हमारे कार्यकर्ता किशोरीलाल शर्मा जी वहाँ की सांसद को हराने जा रहे हैं। अमेठी से कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था? वहाँ से नहीं, 3 बिल्कुल बार था, सांसद थे। बिल्कुल था। आपसे पूछूं मैं कि आप अपनी माँ को ज्यादा प्यार करते हैं या अपने पिता को? अगर आप एक का नाम लीजिएगा तो ये थोड़ी कहूंगी दूसरे से नहीं है। अपनी दाई आंख से ज्यादा प्यार है, अपनी बाई आंख से एक कह दीजिएगा तो ये थोड़ी कहूंगी दूसरी से नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन चॉइस तो करनी पड़ती ना। आप 2 सीटों से नहीं लड़ सकते थे, आप अमेठी और रायबरेली। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही चॉइस करी। कहीं पर सोनिया जी ने उसका प्रतिनिधित्व किया है रायबरेली का और लोगों में एक उत्साह था, लोग चाह रहे थे
कि वो आए। और किशोरी लाल शर्मा जी ने 40 साल काम किया है अमेठी में, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल लेकिन सही आपके choice है। पास कैंडिडेट के तौर पे प्रियंका गांधी भी थी, आप चाहती तो अमेठी से वो लड़ सकते थे, रायबरेली से वो लड़ सकते थे। दोनों जगह का भावनात्मक जुड़ाव जो आप बोल रही हैं वो मुझे लगता है प्रियंका जी ने ना लड़के बिल्कुल सही निर्णय लिया, क्योंकि अगर वो लड़ती 6 मई से और 18 तारीख तक प्रियंका जी बिल्कुल वहीं पर रहीं, वहीं पर डट कर रहीं। एक दिन अमेठी, एक दिन रायबरेली उन्होंने किया। अगर दोनों लोग लड़ जाते तो जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरे देश में धुआंधार प्रचार किया, वो शायद ना संभव होता। और मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी है बीजेपी को, जरूरी है उनके झूठ को काउंटर करना। तो प्रियंका गांधी जी जरूर एक दिन पहुंचेंगी सदन, और मैं आशा करती हूँ वो पहुंचे। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैंने उनसे कहा भी कि मैं आपको एमपी देखना चाहती हूँ। तो देखिए भविष्य के दर में क्या है, किसको क्या पता। कब पहुंचेंगे, क्या उनको रोका मैं गया? तो चाहती हूँ जितनी जल्दी। बिल्कुल रोका नहीं गया। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी इस देश की बड़े नेताओं में से एक है। छोटे को तो आप रोक नहीं पा रहे, प्रियंका गांधी जी को कोई रोक सकता है? मुझे लगता है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझकर उसका निर्वहन किया, और उनको लगा कि रायबरेली और अमेठी में प्रचार करना इस समय ज्यादा जरूरी है देन खुद चुनाव लड़ना। हेलो मैम, पहले तो आपका हमारे परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, मेरे आपसे 2 सवाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वप्निल है। जी बताइए। मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरे आपसे 2 सवाल है। आप वोट देने गए थे? जी मैम, मैं बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप पत्रकार भी रह चुके हो, तो आप जो जेनजी के बच्चे हैं, जो भी आने वाले हैं, हम लोग भी जो युवा हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं पत्रकार के तौर पर? मुझे ऐसा लगता है पत्रकारिता एक बहुत बहुत जरूरी रोल है। मुझे लगता है कि आप में से किसी को भी आज जो आप कर रहे हैं उसको कम नहीं आंकना चाहिए। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। आप बिल्कुल सवाल कीजिए। आप विपक्ष से जितने सवाल करना चाहते हो, जितना उनको कटघरे में करना चाहते हो, बिल्कुल कीजिए। लेकिन उसी मुस्तैदी से आप सत्ता पक्ष से भी सवाल कीजिए, और इसलिए कीजिए क्योंकि जिसके पास सत्ता है, संसाधन है, संस्थाएं हैं, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, उससे बिना, जिसके पास नीति निर्माण करने के प्रबंध हैं, अगर उससे सवाल नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? मुझे लगता है कि पिछले 10-12 सालों में पत्रकारिता का स्तर बहुत गिरा है, और मुझे दुख होता है क्योंकि मैं खुद पत्रकार रह चुकी हूँ। मुझे लगता है बजाय सवाल पूछने के आप क्यों फ्रेश लग रहे हैं, आप आम खा रहे हैं, आप थकते नहीं हैं, इस तरह की बातें पूछी जा रही हैं। प्रधानमंत्री पत्रकार को बोलते हैं मैं ईश्वर का दूत हूँ, मेरे अंदर दैवीय शक्ति है। लोग ये नहीं पूछते तो भैया दैवीय शक्ति है, 45 साल की बेरोजगारी क्यों बनाई है, क्यों इतनी महंगाई है, क्यों महिलाओं के साथ इतना अपराध हो रहा है, ये सवाल नहीं पूछे जाते। तो मेरा अपना मानना है कि पत्रकार रहते हुए आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है, आप जनता और सत्ता पक्ष के बीच में एक वो कड़ी है जो जनता के सवाल पूछता है। एक विपक्ष पूछता है, एक मीडिया पूछता है। तो मुझे लगता है लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मलबे में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए। अच्छा मैम, आपने क्यों पत्रकारिता छोड़ी थी? क्योंकि मुझे राजनीति में आना था, और मुझे ऐसा लगता था कि पत्रकारिता जो थी, जैसे कि मुझे सवाल पूछना बहुत अच्छा लगता था, मुझे अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने पत्रकार बनी। मैंने बिजनेस जर्नलिज्म किया क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी इकोनॉमिक और फाइनेंस की चीज़ें। और फिर 2019 में जब चुनाव लड़ने का वक्त आया, मेरे पिता का देहांत हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं छोड़ती हूँ और मैं जाऊँगी और मैं राजनीति करूँगी। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन पर आप लोगों से बहुत जुड़ाव रहता है रोज़ रोज़ टीवी और अदरवाइज। मैम, एक मेरा पर्सनल सवाल है। जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ आपकी बहुत ज़्यादा बहस होती है, हम लोग देखते हैं, और मज़ा भी आता है, दोनों के तर्क जो होते हैं, तो ऑफ कैमरा फिर कैसे रिलेशंस हैं आपके साथ? मतलब कुछ लोग हैं जिनसे आप नमस्ते प्रणाम सलाम दुआ कर लेते हैं, कुछ लोग हैं जिनसे आप शो के बाद उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो व्यक्ति महिलाओं की, जो व्यक्ति विपक्ष के एक नेता की, जो व्यक्ति देश के लोगों की, जो व्यक्ति एक समुदाय के प्रति इतना जहर रखता है। अब आपको मैं कहूं कि आप किसी के साथ कॉफी पीने जाइए तो आप तभी जाएंगे ना जब आपको व्यक्ति ठीक लगता है, जब आपको लगता है कि ये व्यक्ति के साथ 2 मिनट बात हो सकती है। तो कुछ लोग हैं जिनसे हंसी मजाक, थोड़ा सा आदान प्रदान, कैसे हैं, क्या है, घर पे कैसा हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि कैमरा बंद हुआ, हम अपनी तरफ, वो अपनी तरफ। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। हेलो मैम, Hello. मेरा नाम शालिनी श्रीवास्तव है। Hello, एंड शालिनी। पहली बात तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट है, यू आर सो ब्यूटीफुल। Nobody's told me that. People have told me I'm assertive. People have told me जब मैंने आपको देखा तो मतलब या यू हैव अ पर्सनालिटी Thank you. यू आर सो ब्यूटीफुल। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडिया अलायंस अगर जीतती है तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? मतलब मैं तो बहुत चाहूंगी वो बने, लेकिन मेरे चाहने से तो कुछ नहीं होता है। मैं तो बिल्कुल चाहूंगी बने। मुझे लगता है उनमें सारी खूबियां हैं, मुझे लगता है कि वो संवेदनशील हैं,
मुझे लगता है कि उनमें समझ है, मुझे लगता है कि वो इश्यूज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम फ्रॉम इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोशोलॉजी सब कुछ समझते हैं, एक कीन पर्सपेक्टिव रखते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझते हैं। मैं तो बिल्कुल चाहूँगी, लेकिन ये डिसीजन इंडिया अलायंस पार्टनर्स का होगा। जब हो जाएगा तो हम सब लोग साथ में बैठेंगे और फिर डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। और एज अ कांग्रेस वर्कर, एज समबडी हु इंटरैक्ट्स विद हिम, मैं बहुत चाहूंगी वो बने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक वो दृष्टिकोण है जो कि इस देश के प्रधानमंत्री में होना चाहिए। मैम, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि बीजेपी बहुत ही हाई स्ट्राइक पे इस टाइम खेल रही है, और आप उनकी चाहे बयानबाजी हो या फिर कुछ भी प्रधानमंत्री कह रहे हो, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि कमज़ोर पड़ रही है कहीं कुछ जगहों पे जवाब देने में, या फिर राहुल गांधी के जो कुछ बयान है। आई डोंट नो शालिनी जी, आपने कितना इलेक्शन ट्रैक किया है? 6 चरण अभी हो जाएंगे। मुझे लगता है कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया है। नरेंद्र मोदी जी पूरे चुनाव कोशिश करते रहे नैरेटिव सेट करने की, नहीं कर पाए। हमारे सेट किए हुए नैरेटिव पे उनको खेलना पड़ रहा है। तो आपको कहां से कांग्रेस कमजोर लग रही है मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जमीनी हकीकत देखिएगा, अगर आप लोगों की बात देखिएगा, अगर आप ट्रैक्शन देखिएगा सोशल मीडिया पे या अदरवाइज, हर जगह कांग्रेस और इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी जी से काफी आगे। एक उबाऊपना है, एक थके हुए से वृद्ध बुजुर्ग नजर आते हैं मोदी जी। तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पर भी हम बैकफुट पे हैं। मुझे लगता है हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं और वो हमारे नैरेटिव में आके खेल रहे हैं। मैम, ये तो पॉलिटिकल मतलब की क्वेश्चंस हो गए, लेकिन आपकी अगर मैं पर्सनली पूछूं कि आप इतनी एक्टिव कैसे हैं, आपकी क्या दिनचर्या है, तो आप क्या नहीं, मेरी दिनचर्या पहले तो बहुत अच्छी होती थी। आई यूज्ड टू बी अ स्टेट लेवल एथलीट एंड एवरीथिंग, पर राजनीति में आने के बाद से मैंने वो सब छोड़ दिया है और मुझे लगता है बहुत गलत किया है। तो मेरा मन है कि मैं 4 जून के बाद से एक अच्छी लाइफस्टाइल जीऊं। पर बहुत हेक्टिक होता है पॉलिटिशियंस का डे, बहुत ट्रैवल होता है। आप आज एक शहर में हैं, कल किसी और शहर में हैं। कई बार ऐसा होता है कि रात को जब आप फ़ोन देखते हैं तो आपको रहता है कि हम किस शहर में हैं, आज एकदम से नींद खुल जाती है। तो हेक्टिक होता है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मेरे नेता को आप देखिए, इतना हेक्टिक रहने के बावजूद वो कितने फिट हैं। तो फ्रॉम अ फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे थोड़ा सा लैकिंग लगता है, पर मैं पढ़ती बहुत हूँ। तो मेरा बहुत सारा टाइम रीड करने में जाता है। सोशल मीडिया की हेड हूँ तो थोड़ा सोशल मीडिया करने में जाता है। बिसाइड्स दैट यू हैव फैमिली, यू हैव फ्रेंड्स, और ऐसे ही होता है, मतलब जैसे नॉर्मल दिनचर्या होती है लोगों की। थैंक यू शालिनी, थैंक यू जी। मेरा सवाल है कि पीएम मोदी की 3 अच्छाइयाँ 3 बुराइयाँ क्या है? अब अच्छाइयाँ तो भैया ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगना पड़ेगा। अच्छाई उनकी ये है कि वो, उनके जैसी मार्केटिंग, उनके जैसे जुमले कोई नहीं बोल सकता है, उनके जैसे बड़बोलापन कोई नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है यही उनकी वीकनेस भी बन गई है। उनकी सबसे बड़ी बुराई ये है कि वो मेरे देश को बहुत बांटने की बात करते हैं। वो मेरे देश में बहुत हिंदू मुसलमान करते हैं, वो एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत रखते हैं। मुझे लगता है ये गलत है। मुझे लगता है एक उनकी गलत बात है कि वो इस देश की अपेक्षाओं को, युवाओं की आकांक्षाओं को नहीं समझते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। एक युवा राष्ट्र हैं हम, और हम युवाओं के रोजगार पर चर्चा नहीं करते, ये एक उनका है। और एक वो जो आत्ममुग्धता है उनके अंदर, अभी तक तो वो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार थे, अब वो अपने आप को ईश्वर का दूत और दैवीय शक्ति बताने लगे हैं। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है। लास्ट सवाल है, आपका पसंदीदा हीरो कौन? हीरो शाहरुख खान, थैंक यू। जो आजकल बीमार है। हेलो मैम, मेरा नाम खुशी कोहली है हेलो और मैं खुशी। दिल्ली से ही हूँ। जैसे आजकल आईपीएल बहुत चल रहा है, तो क्या आप आईपीएल फॉलो कर रही हैं? मैं थोड़ा बहुत फॉलो करती हूँ। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि आरसीबी हार गई, लेकिन केकेआर जीता है तो मैं खुश हूँ। पर उतना नहीं फॉलो कर पाती क्रिकेट जो पहले करती थी, लेकिन करती हूँ, फॉलो करती हूँ। अभी आपका क्या राय है कि फाइनल आने वाला है, कौन जीतेगा? I just told one of your colleagues कि I'm a शाहरुख fan, so I would like KKR to win. मेरा सवाल आपसे डिम्पल ये है, डिम्पल जी। यादव जी। हाँ। मेरा अरे सवाल- आपका नाम तो डिम्पल जी से मिलता जुलता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप राष्ट्रवाद पर आपकी क्या राय है, आप कहाँ तक किसी भी मुझे लगता है राष्ट्रवाद क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। व्हाट इज पेट्रियटिज्म? राष्ट्रवाद ये है कि मेरा दिल इस देश के लिए धड़कता है, और ये देश क्या है? भारत माता की बात हम करते हैं, भारत माता की जय हो। क्या है भारत माता? भारत माता कोई पेड़, पल्लव, नदी, नाले, खेत खलिहान नहीं है ना। भारत माता आप हैं, भारत माता मैं हूँ, भारत माता हमारे यहाँ पर तमाम सहयोगी हैं, भाई हैं। इस देश का हर व्यक्ति भारत माता का एक स्वरूप है। तो जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो उन सब की जय कहते हैं। तो राष्ट्रवादी वो होता है जो लोगों के भले की, लोगों की जिंदगी बदलने की, लोगों की बेहतरी की बात करे, वो राष्ट्रवाद है। बाकी खोखले राष्ट्रवाद का ज्ञान तो आजकल माइक से चीख चीख कर मोदी जी देते ही रहते हैं।
जी मेरा आपसे एक और सवाल है। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू दिया था एक निजी मीडिया चैनल को, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, तो इसके बारे में कुछ बताइए। मैं आपको सच बताऊं, एक लेवल पर हंसी आई, लेकिन एक लेवल पर बहुत दुख भी हुआ। दुख इस बात का हुआ कि 140 करोड़ भारतीयों का प्रधानमंत्री, सोचिए, मतलब दुनिया में 140 करोड़ का इलेक्टेड प्रधानमंत्री कह रहा है मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं ईश्वर का दूत हूं, मेरे अंदर दैवीय शक्ति है। तो भाई इंसान पलट के पूछेगा कि इन दैवीय शक्तियों को काहे 45 साल की बेरोजगारी बना रहे हैं, क्यों नहीं महंगाई खत्म कर रहे हैं, क्यों किसानों के लिए कीले गड़वा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये मोदी जी का मुझे लगता है उनकी हताशा, उनकी निराशा और उनका विषयांतर करने का एक जरिया दिखाता है। मतलब इस लोकतांत्रिक देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं ईश्वर का दूत हूं, मेरे अंदर दैवी शक्ति है। मतलब ये मानसिक दिवालियापन के बॉर्डर लाइन की चीजें हैं। हेलो मैम। हेलो, क्या नाम है मेरा आपका? नाम हर्षिता है। और कांग्रेस के सामने मुझे लगता है अक्सर ये सवाल आते रहता है कि राहुल गांधी शादी कब करेंगे, और अगर राहुल गांधी शादी करेंगे तो उन्हें लड़की कैसे चाहिए होगी। ओ बाबा रे, ये तो मुझे नहीं पता, मेरे नेता हैं, उनसे बहुत बातें होती हैं, लेकिन ये कभी नहीं डिस्कस किया। पर अभी प्रियंका जी ने कुछ दिनों पहले रायबरेली में कहा था कि वो चाहती हैं कि वो शादी कर लें। भविष्य के घर में क्या है मुझे नहीं पता। हाँ, उन्होंने बोला करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जब मैं उनको बच्चों के साथ देखती हूँ और जिस तरह से उनके अंदर एक वात्सल्य है, जिस तरह से वो महिलाओं को प्रोटेक्टेड रखते हैं, जिस तरह से मैंने उनको भारत जोड़ो यात्रा में तमाम औरतों के साथ, महिलाओं के साथ देखा, और मुझे लगता है वो बहुत बड़ी एक तस्वीर थी कि इतनी सारी महिलाएं इतनी बेखौफ होके, इतनी उन्मुक्त होके चल रही हैं। वो शायद एक बहुत अच्छे पति, एक बहुत अच्छे पिता साबित होंगे, पर वो क्या करेंगे ये तो उनका डिसीजन होगा। तो राहुल गांधी, मतलब मुझे लगा कि आप उनके साथ रहती होंगी तो मे भी ऐसा डिस्कशन वो बता दिया। मतलब वो मेरे नेता हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, लेकिन ये तो मैंने कभी उनसे नहीं डिस्कस किया है। अच्छा, आप वेब सीरीज बिंज वॉच करती है? हम जेंजी का ये आदत है कि हम लोग बहुत ज्यादा बिंज वॉच करते हैं। पहले थोड़ा ज्यादा करती थी, आई थिंक जब जर्नलिस्ट थी तो थोड़ा ज्यादा करती थी। कभी कभी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है, कभी कभी करती हूँ। कोई एक वेब सीरीज जो सबको भी देखनी चाहिए? द सक्सेशन दैट एवरीबॉडी शुड वॉच। आई डोंट नो इफ पीपल हैव वॉच्ड इट। वो बहुत अच्छी थी। एक लास्ट बिंज वॉच मैंने शायद करी थी फैमिली मैन। टाइम हो गया, मतलब मैंने नहीं देखा है। आई ऑल्सो लाइक्ड, मुझे याद नहीं अभी, सक्सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेन स्ट्रीम एक्टर्स की फैन है या फिर साइड एक्टर्स भी, लाइक आजकल पंकज त्रिपाठी बहुत नहीं अच्छे हैं, अच्छे एक्टर हैं वो। मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे इरफान खान बहुत पसंद थे, मतलब आई वाज अ रियली रियली बिग फैन ऑफ हिज। लेकिन आई थिंक ग्रोइंग अप ईयर्स और कॉलेज और ऐसे, आई थिंक शाहरुख खान रिमेन्स एन इटर्नल फेवरेट। रोमांस करना सिखाया उन्होंने। अब आई थिंक रोमांस तो कोई नहीं करना सिखाता है, रोमांस तो आप खुद ही सीखते हैं। बट आई जस्ट थिंक आई थिंक ही इज़ मोर देन जस्ट एन एक्टर। उनका विट, उनका ह्यूमर, उनका इंटेलिजेंस, मुझे थोड़ा मौका, मैं उनको थोड़ा बहुत जानती भी हूँ, तो थोड़ा मौका भी मिला उनसे बातचीत करने का, उनको इंटरव्यू कर रहा मैंने काफ़ी बारी। सो आई थिंक एक पढ़ा लिखा एक्टर जैसे जिस तरह से आपको एंगेज करता है वैसे वो करते हैं एंगेज। हाँ, तो 3 चीज़ें जिसकी वजह से, जो 3 वजह हैं जो अगर इंडिया ब्लॉक जीत जाता है रिजल्ट आने के बाद, जो आप जिसको उसका क्रेडिट। इस जीत में कोई किंतु परंतु अपितु अगर मगर कुछ नहीं है। इंडिया ब्लॉक ये चुनाव जीतने जा रहा है और इसकी एक बड़ी वजह होगी कि हमने संविधान की, लोकतंत्र की, लोगों के रिप्रेजेंटेशन की लगातार बात करी है। और एक चीज इस चुनाव के बाद साफ हो जाएगी कि संविधान से हटकर इस देश में कोई बात नहीं होगी। दूसरी वजह होगी जीत की कि हम लोगों के रोजगार की बात कर रहे हैं, लोगों की रोजी की बात कर रहे हैं, और वो बहुत जरूरी है। एक युवा राष्ट्र में अगर आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं तो चुनाव का कोई मतलब नहीं है। और तीसरी और बहुत बड़ी चीज होगी, मुझे ऐसा लगता है कि गरीबी को कम करना, एक समतर, एक बराबरी का समाज बनाना, जिसपे हमारा बहुत फोकस है। और अगर इंडिया ब्लॉक हार जाता है, एक वजह, इसमें सवाल ही नहीं है हारने का, क्योंकि मुझे पता है हम चुनाव जीत रहे हैं, तो जो सवाल मिथ्या है उसके बारे में मैं क्यों बात करूं। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये थी सुप्रिया श्रीनेत जी, जिस तौर पर स्थापित हैं कांग्रेस की फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन, उसी तरह तमाम ज्वलंत सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। हमारी आशाएं, प्रार्थनाएं, शुभकामनाएं यही कि जिस तरह सुप्रिया श्रीनेत जी स्थापित हैं, अपने कार्यों के जरिए, अपने फ्यूचर इनिशिएटिव के जरिए समाज हित में काम करती रहें। बहुत शुक्रिया। मैं प्रियंका वाजपेयी, नमस्कार।